जो हमारा कंटेंट है वो है आपके स्विचिंग से रिलेटेड, CCNP, CCI स्विचिंग। ऑफिशियली आपका CCNP स्विचिंग का या CCI स्विचिंग का सच एज कोई एग्जाम अब नहीं है। पहले आपका एक CCNP स्विच का आपका एक डेडिकेटेड एग्जाम होता था। ठीक है, रिसेंटली जब आपके 3-4 इयर्स बैक जब आपका चेंजेस हुए तो इस डेडिकेटेड एग्जाम को आपका रिमूव कर दिया गया। और कुछ स्विचिंग का पार्ट आपको सीसने में मिल जाएगा, कुछ स्विचिंग का पार्ट आपको एनकोर में आपको मिल जाएगा, और कुछ स्विचिंग का पार्ट फिर आपको जो आपके CCI EI में आपको जो है देखने को, CCI EI का जो आपका लैब एग्जाम वाला जो इन्होंने ब्लूप्रिंट दे रखा है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन डेडिकेटेड आपको कोई आपके स्विचिंग का अब अभी सर्टिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम क्या एग्जैक्टली कंटेंट कवर करेंगे। ऑब्वियसली सीजन ए वाला तो कवर नहीं करेंगे। हमारा जो कंटेंट, इट्स एक्सपेक्टेड कि आपने एटलीस्ट बेसिक सीजन ए का कंटेंट कवर किया होगा, बेसिक बेसिक आपको आइडिया चीजों का होगा। हम बात करते हैं कि एनकोर में और CCI में एग्जैक्टली क्या कंटेंट है आपके इससे रिलेटेड तो हमें कवर करना है। तो ऑफिशियली देखते हैं जरा एक बार जो कंटेंट है आपका CCNP एनकोर का। अगर हम सिलेबस देखें तो ऑफिशियल, अगर हम सिस्को के हिसाब से बात करें तो ये मैं आपको लिंक चैट पे भेज देता हूँ। आप चैट से इस लिंक को आप एक बार रेफर कर लो, बुक मार करके रख लो। तो क्या कंटेंट है जरा वो देखो एक बार। अगेन, एनकोर का कंटेंट काफी बड़ा है, हमें केवल फोकस करना है अपने स्विचिंग के पार्ट। स्विचिंग का कंटेंट आपको कहाँ कहाँ मिलेगा इस एनकोर में। एग्जाम CCNP एनकोर एग्जाम 1 वर्जन 1.1 350 401 एग्जाम कोड हो गया आपका। 6 पार्ट में आपका पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो डिवाइडेड है। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दीज कंटेंट, हमें केवल और केवल अपना जो स्विचिंग का पार्ट है वो हमें थोड़ा यहाँ पे देखना है। तो आर्किटेक्चर में जब आप जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा जो आपके स्विचिंग के रिगार्डिंग है। दैट इज एक्सप्लेन द डिफरेंट डिजाइन प्रिंसिपल यूज इन द इंटरप्राइज नेटवर्क, 2 tier डिजाइन, 3 tier डिजाइन, क्लाउड आर्किटेक्चर, हाई अवेलेबिलिटी टेक्निक सच एज रिडंडेंसी, FHRP, स्टेटफुल स्विच ओवर। मतलब ये पार्ट आपके आर्किटेक्चर वाला पार्ट आपके स्विचिंग का पार्ट रहेगा जो हमें कवर करना है। इसके बाद नीचे वायरलेस का पार्ट हमें कवर नहीं करना, इग्नोर दैट। SDWAN का पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, SDA के पार्ट से कोई मतलब नहीं है, QoS से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा हमें बात करनी है यहाँ पे तरह तरह के टेबल्स की, थोड़ा यहाँ पे बात करनी है आपको यहाँ पे तरह तरह के टेबल्स की। जो टेबल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी स्विचिंग के रिगार्डिंग, कैम टेबल, TCAM टेबल वगैरह जो हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये भी आपके स्विचिंग का पार्ट रहेगा, ये भी आपके स्विचिंग का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद नीचे मतलब ये आर्किटेक्चर वाले में बस यही है, ये आपका एक पार्ट है। उसके बाद आपका एक ये छोटा सा पार्ट है जो हमें कवर करना है। उसके बाद वर्चुअलाइजेशन में सच एज हमें कुछ डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ स्विचिंग, इग्नोर इट। इंफ्रास्ट्रक्चर में जाओगे तो लेयर 2 यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे है ट्रबल शूट स्टैटिक एंड डायनेमिक .1q ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक ईथर चैनल, STP RST PMSTP, रूट गार्ड, BPDU गार्ड वगैरह, ये सब चीजें। उसके बाद तो लेयर 3 स्टार्ट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगेन, वायरलेस से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो स्विचिंग का ये छोटा सा पार्ट 3.1 में हमें कवर करना है। नीचे आओ और देखो क्या है इसमें। IP सर्विसेज में हमारे पास HSRP VRRP है, ये देखेंगे। HSRP VRRP देखा जाएगा तो ये हम कवर करेंगे एक बार। उसके बाद ये सब आपके मल्टीकास्ट वगैरह आपके राउटिंग के अंदर में आता है तो नो नीड टू वरी, तो ये पार्ट भी हमें देखना है। तो ये छोटा सा पार्ट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाले से स्विचिंग के रिगार्डिंग कवर करना रहेगा। उसके बाद नीचे आओगे यहाँ पे तो नेटवर्क एश्योरेंस में कुछ है काम का, इसमें स्पैन, R स्पैन, ER स्पैन हम कवर करेंगे, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। सच एज कुछ है नहीं, मैनेजमेंट और ये सब चीजें आपकी राउटिंग में कवर हो जाती हैं। उसके बाद नीचे आओगे सिक्योरिटी में तो इसमें आपके पास आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें ही नहीं हो कहाँ गया। इसमें था आपका लेयर 2 सिक्योरिटी फीचर्स। लेयर 2 सिक्योरिटी फीचर्स आपको कवर करेंगे हम। जैसे वो था आपका पोर्ट सिक्योरिटी था, जैसे आपका DHCP स्नूपिंग, डायनेमिक ARP इंस्पेक्शन, ये सब चीजें जो आपके पास थी वो हम कवर करेंगे। हटा दिया, क्या था क्या नहीं है, इसमें इसमें रहेगा। थोड़ा हम सिक्योरिटी के पॉइंट पे हम अपना सिक्योरिटी वाला कवर करेंगे। ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग से फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंटेंट आपके स्विचिंग का आपको देखने को मिलेगा। बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंटेंट आपको यहाँ पे स्विचिंग का ओवरऑल देखने को मिलेगा। ठीक है, एनकोर में जब हम बात करते हैं तो एनकोर इज मोर लाइक अलग अलग आपके चीजों का एक कॉम्बिनेशन है, तो इसमें आपके स्विचिंग का कंटेंट काफी कम है। ठीक है, तो ये हम कवर करेंगे, इसमें जो भी हमारे टॉपिक्स हमने देखे ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, प्लस हमारा जो CCI का जो लैब एग्जाम का टॉपिक है
CCI EI जब आप लैब एग्जाम सर्च करोगे तो CCI लैब एग्जाम के जो आपके टॉपिक्स हैं इनको, CCI लैब एग्जाम का जो टॉपिक है, मैं इसकी भी लिंक आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो, जब नीचे आओगे थोड़ा, तो इस CCI इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर के लैब एग्जाम में जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको 1.1 में स्विच कैंपस देखने को मिलेगा। स्विच एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लेयर 2 प्रोटोकॉल्स, वीलैन टेक्नोलॉजीज। तो स्विच एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजिंग द मैक एड्रेस टेबल, एरेडिसेबल रिकवरी, MPU, CDP, LLD, PUDLD, एक्सेस पोर्ट, ट्रांसपोर्ट्स, नेटिव लैन, ये वो जो भी है। उसके बाद आपका LACP, ईथर चैनल बंडल वगैरह, उसके बाद STP। तो मतलब ये 5 पार्ट्स में, स्विच एडमिनिस्ट्रेशन, लेयर 2 प्रोटोकॉल्स, वीलैन टेक्नोलॉजीज, ईथर चैनल और स्पैनिंग ट्री, ये 5 पार्ट्स में आपका स्विचिंग का कंटेंट आपके एग्जाम CCI एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर के लैब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पार्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आओ आप थोड़ा, राउटिंग से कोई मतलब नहीं है, EIGRP OSPF इनसे कोई मतलब नहीं है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड से कोई मतलब नहीं है, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है हमें। उसके बाद आप जाओ ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग से कोई मतलब नहीं है हमें। आप जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एंड सर्विसेज, यहाँ पे आपको दिखेगी स्विच सिक्योरिटी फीचर्स। यहाँ पे आपका रहेगा विलैन ACL, पोर्ट बेस्ड ACL, स्टॉर्म कंट्रोल, DHCP स्नूपिंग, डायनेमिक आर्क इंस्पेक्शन, जो आपके लेयर 2 सिक्योरिटी फीचर्स आपके हैं, सब सिक्योरिटी फीचर्स, इनका हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आपका नीचे आओ थोड़ा, ये कंसोल एक्सेस, ये सब तो राउटिंग में आता है कवर। FHRP, HSRP, VRRP की बात करेंगे। ठीक है, किस तरीके से आपका HSRP VRRP काम करते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ये तो IPv6 में कवर होता है लेकर ऑन। उसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा स्पैन, R स्पैन, ER स्पैन, एम्बेडेड पैकेट कैप्चर, डेटा पाथ पैकेट ट्रेस, कंडीशनल डीबग, ये वाला जो पार्ट है इसके बारे में बात करेंगे। ये पार्ट हम अपने स्विचिंग में कवर करेंगे। मतलब इतना पार्ट आपके, छोटा सा पार्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, इतना ही पार्ट आप कवर होगा आपके स्विचिंग के अंदर में। CCI CCNP CCI स्विचिंग में इतना पार्ट आपका ऑफिशियल कंटेंट के हिसाब से हमें कवर करना है। बाकी इसमें जो पार्ट है और बाकी जो इसमें पार्ट है वो आपका राउटिंग रिलेटेड आपका रहेगा। तो IPv4 यूनिकास्ट राउटिंग, मल्टीकास्ट राउटिंग, VRF एंड एवरीथिंग, वो बाकी का सारा पार्ट आपको राउटिंग में कवर कराया जाएगा। और जो बचे हुए टॉपिक्स होंगे, जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके SNMP वगैरह और ये जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, कि जब आपका राउटिंग खत्म होगा तो उसके बाद आपके लास्ट में कराया जाएगा। जब राउटिंग के टॉपिक्स आपके सारे फिनिश हो जाएंगे तो उसके बाद सबसे एंड में हम बाकी एडिशनल जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उन सब को हम कवर, कंटेंट वाइज हमें ये चीजें कवर करनी है। अगेन देयर इज नो डेडिकेटेड सर्टिफिकेशन फॉर अवर स्विचिंग। आप CCNP इंटरप्राइज में चले जाओ, आप CCI इंटरप्राइज में चले जाओ, आप चेक करके देख लो। यहाँ पे आपके जो एग्जाम्स हैं, एनकोर का एग्जाम है, इसमें स्विचिंग का हल्का फुल्का कंटेंट है। देन ये NRC, दिस इज सिस्को एंटरप्राइज एडवांस राउटिंग एंड सर्विसेज, ये राउटिंग का एग्जाम है। इम्प्लीमेंटिंग SD-WAN, डिजाइन, उसके बाद डिजाइन वायरलेस, उसके बाद आपका इम्प्लीमेंटिंग वायरलेस, उसके बाद आपका ऑटोमेशन, उसके बाद आपका क्लाउड, उसके बाद आपका एश्योरेंस। बट इसमें से कहीं पे भी आपके स्विचिंग का कोई डेडिकेटेड सर्टिफिकेशन एग्जाम नहीं। ठीक है, पहले होता था CCNP स्विच करके, ना CCNP में है अब, और ना ही आपके CCI में। CCI में केवल 2 चीजें हैं, रिटन एग्जाम 2 और आपका लैब एग्जाम। तो कंटेंट हम वो कवर करेंगे जो हमारे दोनों CCNP, मतलब जो हमारी क्लासेस होंगी, जैसा हमने डिस्कस किया, क्लासेस हमारे पास होंगी CCNP CCI। CCNP CCI आपके, CCNP मतलब जो एनकोर का टॉपिक है वो रहेगा, और जो CCI हमारे पास रहेगा, CCNP CCI हमारा जो स्विचिंग का पार्ट रहेगा, वो हम कवर करेंगे। जितने भी टॉपिक हमारे रेलेवेंट हैं उन टॉपिक्स को हम यहाँ से कवर करेंगे। इसके लिए आप बुक जो रेफर करोगे वो बुक भी आपकी एनकोर की ही बुक रहेगी। एनकोर की ऑफिशियल सर्टिफिकेशन गाइड में, एनकोर की बुक में जो भी आपके स्विचिंग रिगार्डिंग जो भी आपके टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को आपको कवर करना रहेगा, और वो सफिशिएंट रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट आपके प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, काफी हद तक आपके प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सुटेबल रहेंगे। लैब रिगार्ड, मतलब ये हमारे कंटेंट रिगार्डिंग ये चीजें हमें जो डिस्कस करनी थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो आप पूछो पहले, इसमें कुछ आपको डाउट्स लगते हैं, कंटेंट में कुछ आपको क्वेरीज हैं, दिस इज व्हाट वी विल कवर। सर ये CCNP/CCI एंटरप्राइज और ये CCNP एंटरप्राइज में क्या डिफरेंस है कुछ? सेम ही है, मतलब स्विचिंग का पार्ट दोनों के लिए कॉमन है। स्विचिंग के पार्ट में सच एज कोई डिफरेंसेस नहीं है। जब आप बात करते हो राउटिंग के पार्ट में तो फिर आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं।
अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल एमटीबीएस वगैरह हो गया, मल्टीकास्ट राउटिंग हो गई, ये सब चीजें आपके सीसीआई में आती हैं, लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीसीएनपी में नहीं है। सीसीएनपी में उनका एक हाँ। डिस्क्रिप्शन कर दिया जाता है, बट लैब वगैरह हम नहीं करते। बट सीसीएनपी में अगर आप बात करोगे, एनकोर में अगर आप बात करोगे, तो फॉर एग्जांपल आपको वायरलेस वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि सीसीआई के लैब एग्जाम में नहीं है। तो दोनों के अपने अपने डिफरेंसेस हैं, बट स्विचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों। क्योंकि अभी मैंने सीसीएनपी जस्ट कंप्लीट किया है, हम्म, सीसीएनपी का, सॉरी सीसीएनए। अभी सीसीएनपी स्विचिंग, उसके बाद सीसीएनपी स्विचिंग कर सकते हैं ना, या फिर वो हाँ कुछ हाँ एडवांस बिल्कुल। आता है उसमें? हाँ, सीसीएनए में जो आपने स्विचिंग का पार्ट कंप्लीट किया है, हाँ इसी को हम थोड़ा रिवाइज करेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हाँ हाँ। और जो हम कंटेंट कवर करेंगे वो आपके दोनों के लिए रहेगा, वो आपके सीसीएन सीसीआई दोनों के एग्जाम के लिए आपका वो कंप्लीट रहेगा। मतलब ओके। आपकी स्विचिंग की क्लासेस खत्म होने के बाद आपको फर्दर मोर जिनका कुछ और कंटेंट कवर नहीं करना पड़ेगा, वो कंप्लीटली डन ही हो जाएगा। चाहे हाँ आप हाँ। सीएनपी एग्जाम की बात करो, चाहे क्योंकि दोनों का सेम है कंटेंट। ओके। अब क्योंकि एनकोर का पार्ट है, आपके कोर्स का जो नाम है वो सीसीएनपी सीसीआई इंटरप्राइज कोर एनकोर करके जो लिखा है, क्योंकि ये सीसीएनपी जो स्विचिंग है वो स्पेसिफिकली आपके सीसीएनपी सीसीआई में ही है, एनकोर में ही है। तो इसलिए वो कोर्स का नाम थोड़ा वैसा मेंशन ओके। ओके, गॉट इट। या, है। राइट। थैंक यू। कंटेंट के रिगार्डिंग हमें एटलीस्ट तो मतलब कंटेंट वाइज हमें ये चीजें, ये कंटेंट हमें अपना जो ऑफिशियल है वो आपका कवर करना है सीसीएनपी सीसीआई का। कवर करने के लिए जो आप बुक यूज करोगे, वो ऑफिशियल सर्टिफिकेशन गाइड एनकोर की, एंटरप्राइज कोर की जो आपकी ऑफिशियल सर्टिफिकेशन गाइड है, आप उसको यूज करोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी है वो आपकी जो एनकोर की ऑफिशियल बुक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एनकोर की जो आपकी ऑफिशियल सर्टिफिकेशन गाइड है वो कुछ इस तरीके से है। इस ऑफिशियल सर्टिफिकेशन गाइड में आपको सिस्को प्रेस की तरफ से आपकी जो ये एनकोर की ऑफिशियल सर्ट गाइड है, इसमें आपको जो है इंडेक्स, जब आप इसकी देखोगे तो इस इंडेक्स में आपको पैकेट फॉरवर्डिंग, यहाँ पे आपकी लेयर 2 फॉरवर्डिंग फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपका सेफ स्विचिंग आर्किटेक्चर वगैरह क्या है क्या नहीं, ये सब आपको, ये सारा स्विचिंग का चैप्टर 1 स्विचिंग का है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 आपके लेयर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 स्विचिंग का पार्ट रहेगा। इसमें आपका स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, आई ट्रिपल स्टैंडर्ड 82.1 डी, मतलब एसटीपी आरएसटीपी वगैरह सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद एडवांस एसटीपी, उसके बाद एमएसटीपी, उसके बाद विलेन एंट्रेंस, ईथर चैनल बंडलिंग वगैरह। मतलब आपके 5 चैप्टर्स हैं, टोटल 5 चैप्टर्स हैं जो आपके यहाँ पे कवर होंगे आपके स्विचिंग के रिगार्डिंग। टोटल आपके एनकोर की बुक में आपके टोटल मतलब आपके 5 चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं। आपके एनकोर की बुक से आपको ये 5 चैप्टर्स कवर करने हैं, जो कि आपके सफिशिएंट रहेंगे स्विचिंग के। एंड देन नीचे कुछ आपके फिर और भी एडिशनल आपके चैप्टर्स रहेंगे, जिनमें आपकी वो सिक्योरिटी वगैरह के बारे में बात की जाएगी। जैसे एफएचआरपी हो गया, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल हो गया, एचएसआरपी हो गया, वीआरआरपी हो गया, जीएलबीपी हो गया। जीएलबीपी इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द कंटेंट। तो ये पार्ट हो गया आपका, ये जैसे आपके आईपी सर्विसेज के चैप्टर में है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत वायरलेस, वायरलेस से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल। फिर उसके बाद आप आओ यहाँ पे, ये डिजाइन का चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 22। फिर ऊपर के 5 चैप्टर हो गए। देन आपका डिजाइन का एक चैप्टर हो गया, 2 टियर डिजाइन, 3 टियर डिजाइन, कोर लेयर, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। ये आपको हेल्प करेगा आपके सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग को अंडरस्टैंड करने में, तो ये आपको कवर करना है। उसके बाद आप नीचे आओगे थोड़ा तो आपको देखने को मिलेगा थोड़ा स्पैन, आर स्पैन वगैरह। मतलब इसी बुक में है आपके, जो भी आपको कंटेंट कवर करना है हमारे ऑफिशियल कंटेंट के हिसाब से, तो आपको इस बुक में, एनकोर की आपकी जो बुक है, इस एनकोर की बुक में आपको दिख जाएगा। सीसीआई की सच एज कुछ बुक है नहीं, तो एनकोर की जो आपकी बुक है, इस एनकोर की बुक में आपको जो है कंटेंट सीसीएनपी का देखने को मिल जाएगा। मोर डिटेल के लिए, अगर आप और भी डिटेल में थोड़ा पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी जो पुराने वर्जन की बुक है, जो आपकी सीसीएनपी स्विच की, जो आपकी पुराने वर्जन की बुक आती थी, अब वो बुक आप अभी भी मतलब आप यूज कर सकते हो। पुराने वर्जन की जो बुक है आपकी सीसीएनपी स्विचिंग की, जो आपकी पुराने वर्जन की बुक है, विच इज नो लॉन्गर वैलिड, नाउ डेज वो सर्टिफिकेशन आपका वैलिड नहीं है। बट जो पुराने वर्जन की बुक है वो भी काफी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। ये आपकी बुक है, दिखा देता हूँ मैं। परचेज वगैरह करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बुक है, ठीक है, पुराने वर्जन की जो आपकी बुक है सीएसएनपी राउटिंग एंड स्विचिंग स्विच की जो आपकी बुक है, देखने को मिल जाएगी। तो ये पुराने वर्जन की है, इसमें भी आपको ठीक ठाक लेवल की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। हालांकि आपको पढ़ना उतना ही है जितना आपके कंटेंट का पार्ट है। तो ये थोड़ा आप जो है बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये रिकमेंडेड है कि आप इस बुक को कवर करो।
थोड़ा और डिटेल अगर आपको चाहिए डिस्कशन करना, तो आप फिर इसको थोड़ा रिकमेंड, थोड़ा इसको आप जो है गो थ्रू कर सकते हो। नहीं, आपको क्वेश्चन है कि क्या आपको सीसीएनपी के लिए सीसीएनए मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सीसीएनपी का एग्जाम देने जा रहे हो तो अब अभी मतलब उसके लिए कोई आपको जो है सीसीएनए का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप सीसीएनपी अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सीसीएनए का कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको नॉलेज सीसीएनपी करने के लिए सीसीएनए लेवल तक की आपकी फाउंडेशन नॉलेज ठीक ठाक होनी चाहिए। मीडियम टू लो आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो चलेगा। तो सीसीएनए लेवल की अंडरस्टैंडिंग है तो आप सीसीएनपी का कोर्स कवर कर सकते हो। उसके बाद आप एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। उस एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए आपको सीसीएनए का एक वैलिड सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, पहले चाहिए होता था बट आज के टाइम पे नहीं चाहिए। सीसीएनए आपको करना पड़ेगा इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सीसीएनपी राउटिंग, सीसीएनपी स्विचिंग। उसके लिए आपको बेसिक सीसीएनए का आइडिया होना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वी डोंट नीड दैट। तो ये हम कंटेंट कवर करेंगे। कमिंग टू द लैब पार्ट, जो भी आपको लैब्स करनी है, सारी की सारी लैब्स आप अपने वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट में कर सकते हो। हार्डवेयर है तो भी आप हार्डवेयर पे भी कर सकते हो। कई सारी ऐसी चीजें होंगी जिनके लिए आपको हार्डवेयर चाहिए होगा। कुछ ऐसी कमांड्स हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको थोड़ा क्रॉस चेक करने के लिए आपको हार्डवेयर रिक्वायर्ड होगा। बट नन ऑफ देम इज लाइक ऐसा कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको स्विच खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप केवल कमांड्स देख भी लोगे तो भी काम हो जाएगा। सच एज यू डोंट नीड टू वेरी स्पेसिफिकली परचेज एनी हार्डवेयर ऑल्सो। आउट से कि 99% तक काम आपका जो है वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में हो जाएगा, विच इज वेरी मच सफिशिएंट फॉर योर लैब एग्जाम एज वेल एज द प्रोडक्शन। बट कुछ चीजों के लिए आपको हार्डवेयर की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे जब आप एसडीएम टेम्पलेट्स वगैरह की बात करोगे आगे, तो वो आपको उसके लिए थोड़ा थोड़ा आपको हार्डवेयर तो कमांड चलाने के लिए चाहिए होगा। तो अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इग्नोर करो। कमांड बस केवल मेमोराइज कर लो। मैं आपको दिखाऊंगा ही एनी में, आप उनको थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे। रही बात आपके वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट की, तो वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट में आप सिस्को पैकेट ट्रेसर यूज कर सकते हो। ठीक है, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे आप काफी स्विचिंग की लैब्स परफॉर्म कर सकते हो। नॉट अ वेरी गुड सीसीएनए लेवल तक के लिए ठीक है, बट सीसीएनपी के लिए हम आपके सिस्को पैकेट ट्रेसर को यूज नहीं करते। हालांकि कुछ चीजें हैं जो पैकेट ट्रेसर में चल जाती हैं, जो आपकी इवेंजी वगैरह में नहीं चलती, तो थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। बट अगेन सिस्को पैकेट ट्रेसर को हम नहीं यूज करेंगे। मोस्टली वी विल यूज दी इवेंजी। तो इवेंजी जो आपका प्लेटफॉर्म है, इवेंजी सिमुलेटेड जो आपका प्लेटफॉर्म है, इसको आप यूज करोगे। और यहाँ पे आप जो है अपना जो स्विचिंग है, स्विचिंग की जो भी आपकी लैब्स वगैरह हैं, वो आप लैब्स यहाँ पे परफॉर्म करो। इवेंजी पे ही हम अपने राउटिंग की लैब्स भी लेटर ऑन करते हैं। मल्टीकास्ट वीपीएन वीपीएन जो भी है वो सारा हम इवेंजी पे ही करते हैं। तो हमारा जो लैब का पार्ट रहेगा वो इवेंजी फोकस रहेगा। आप अदर सॉल्यूशंस यूज कर सकते हो अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सच एज सिस्को मॉडलिंग लैब अगर आपके पास है तो आप यूज करो, वो आपकी चॉइस है। इफ यू हैव द एक्सेस टू दैट सीएमएल तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। आप सेम टोपोलॉजी बिल्ड कर लो जो टोपोलॉजी हम यहाँ पे अपने इवेंजी पे बिल्ड कर रहे हैं, और आप सीएमएल को भी यूज कर सकते हो। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम यहाँ पे कुछ पैकेट कैप्चर्स वगैरह करेंगे, कुछ पैकेट कैप्चर करेंगे, वो चलाएंगे, वायर शार्क वगैरह चलाएंगे, पैकेट डिटेल्स वगैरह चेक करेंगे। आप मेक श्योर करना है कि वो सारी चीजें आपके सीएमएल पे चलती हैं। कमांड्स तो चल जाएंगी बट पैकेट कैप्चर एंड एवरीथिंग आपका चलता है नहीं चलता, वो आपको थोड़ा एक बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इफ यू आर गुड विद सीएमएल, आप सीएमएल पे भी यूज कर सकते हो। हम इवेंजी पे करें, वी विल डू इट ऑन इवेंजी। कहीं हम इवेंजी में आपको इमेजेस वगैरह आपको थोड़ी रिक्वायर्ड होंगी, वो आपको जो है एक बार आप सपोर्ट की टीम है जो लैब हैंडल करती है, आप एक बार उनको कांटेक्ट कर लेना, वो आपको जो है इवेंजी सेटअप करके दे देंगे जस्ट इन केस अगर आपको रिक्वायर्ड हो। इफ यू ऑलरेडी हैव इवेंजी इंस्टॉल्ड, इमेजेस वगैरह सब हैं तो अच्छा है, सच एज कुछ इशू नहीं है। अदरवाइज आप जो है जो लैब एडमिन है आप उनसे एक बार डिस्कशन करो। जो भी आपके अकाउंट हैंडलर हैं उन अकाउंट हैंडलर से आप बात करो, ठीक है, उनसे आप डिस्कशन करो। वो आपको लैब एडमिन से कनेक्ट कर देंगे। वो लैब एडमिन आपके लैपटॉप का रिमोट एक्सेस लेके आपके लैपटॉप पे इवेंजी इंस्टॉल करके उस पर जो इमेजेस ऐड वैड करने का काम है वो कर देंगे। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी इवेंजी वगैरह है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप खुद भी कर सकते हो, आप इवेंजी को खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, खुद भी इमेजेस कर सकते हो। इफ यू आर गुड विद दैट देन इट्स ओके। अदरवाइज आप लैब एडमिन से थोड़ा हेल्प ले पाओगे। बट हम करेंगे अपने सारी लैब्स वगैरह इवेंजी पे। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा कंपैरेटिव टू द रियल हार्डवेयर। बट कुछ कमांड्स के लिए, कुछ चीजों के लिए आपको हार्डवेयर पे जाना पड़ेगा। तो जिन कमांड्स के लिए हार्डवेयर पे जाना पड़ेगा मैं आपको बता दूंगा कि इन कमांड्स को आप जो है सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में रन नहीं करा सकते। तो उसके लिए आपको हार्डवेयर रिक्वायर होगा। तो कमांड्स आप नोट डाउन वगैरह कर लेना। कमांड्स नोट डाउन करके जब कभी आपको टाइम मिले रियल हार्डवेयर पे रन कराने का तो आप उस पर रन करा लें। तो लैब के लिए हम यूज करेंगे अपना
इवन जी, एक लैब गाइड होगी आपके पास, एक आपको लैब गाइड दी जाएगी। उस लैब गाइड में कुछ टास्क रहेंगे। उन टास्क के हम बेसिकली टास्क सोल्यूशन अप्रोच पे काम करेंगे। हम कुछ टास्क सोल्यूशन अप्रोच पे काम करेंगे। टास्क सोल्यूशन अप्रोच को यूज करके हम यहाँ पे अपना जो काम है वो कंप्लीट करेंगे। पैकेट कैप्चर वगैरह सब चलता रहेगा साइड बाय साइड, तो ये वो सब आपका चलता रहेगा। इवेंजी पे ही हम अपना ये सारा चीजें कवर करेंगे। एक्सपेक्टेड क्या है कि जो आपको क्लास में कंटेंट कवर कराया जाए, आप उस कंटेंट को एज इट इज रिपीट करो। पहले तो आपको जो कंटेंट क्लास में कवर कराया जाए, आप उन रिकॉर्डिंग्स को गो थ्रू करो, डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करो, और जो लैब्स वगैरह कराई जाए उसको एज इट इज रिपीट करो। कॉन्सेप्ट्स आप बनाओ, मतलब सीसीएनए की तरह नहीं कि आपको ट्रंक बनाना है तो ट्रंक बना दिया है बस जो है। थोड़ा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो, पैकेट कैप्चर करो, देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उस पर अकॉर्डिंगली जब एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए फिर आप करो जो आपको टेस्टिंग करनी है, जो आपको अपना R&D करनी है, आप करो, आप अपना करो, उस पे एक्सपेरिमेंट्स करो, अपने कॉन्सेप्ट्स बनाओ। ठीक है, वो बात की बात रहेगी, बट फिलहाल आपको जैसा लैब कराया जाए वैसा आपको रिपीट करना है। कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, एक ग्रुप है हमारा, उस पर मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास तक में, नेक्स्ट वीक में एक ग्रुप है, उस पर मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो कुछ क्वेरीज आए तो आप ग्रुप में पेस्ट करो, ठीक है, या आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करो, वो चलता रहे। राइट, तो इस अप्रोच में हम अपने कंटेंट को कवर अप करेंगे। इस अप्रोच के साथ हमारा जो सीएसएनपी स्विचिंग का कंटेंट है वो हम कवर करेंगे। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो 40 से 44-45 आवर्स का कंटेंट है। राइट, इससे ऊपर नहीं लगता है आइडियली, तो काफी सारा कंटेंट इन्होंने ऑलरेडी कम कर दिया है। तो बहुत सारे, मतलब जैसे अब हमें आईएसएल के बारे में डिस्कशन नहीं करना, जैसे हमें वीटीपी के बारे में डिस्कशन नहीं करना, जैसे हमें जीएलबीपी के बारे में डिस्कशन नहीं करना, बहुत चीजें हटाती हैं। काफी सारी चीजें उन्होंने जो अपना वर्जन रिवाइज किया उसमें कई चीजों को इन्होंने रिमूव कर दिया। तो और इनफैक्ट प्रोडक्शन में भी आपको इतना ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, आईएसएल ट्रेंड्स वगैरह। तो वीटीपी तो मिलेगा देखने को, जीएलबीपी इतना कॉमनली नहीं मिलता, एचएसआरपी आरपी चलता रहता है। तो पॉइंट ये, इन्होंने थोड़ा इन चीजों को हटा ही रखा है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, अप्रोक्सीमेटली 40-44 आवर्स का, 40-44 आवर्स मतलब का कंटेंट हमारा ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल हम अपने इतने टाइम पीरियड में आप मानते हुए चलो कि हमारा जो कंटेंट है हम उसको फिनिश कर लेंगे। अगर इसको हम एक एस्टिमेट लगा लेंगे लगभग जो है, तो अगर मैं 44 लेते हुए भी चलता हूँ तो लगभग आप मानते हुए चलो 7 से 8 वीकेंड्स में हम अपना जो कंटेंट है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 to 8 वीकेंड्स में हमारा जो कंटेंट है इसको हम कंप्लीट कर पाएंगे। 2 महीने में आपका जो सीएसएनपी स्विचिंग का कंटेंट है ये हम कंप्लीट कर पाएंगे। और 14 क्लासेस आपकी जब तक खत्म होती है तब तक देखा जाएगा, बट अप्रोक्सीमेटली 14 क्लासेस में हमारा जो कंटेंट है, 14 क्लासेस 3 आवर्स अ डे के हिसाब से अगर हम लेते हुए चलें तो लगभग आप मानते हुए चलो कि 7 8 8 वीकेंड्स, 7 8 वीकेंड्स में हमारा कंटेंट, 2 महीने का आप टारगेट लेते हुए चलो, 2 मंथ्स में हमारा स्विचिंग का कंटेंट कंप्लीट है। कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं सो फार तो आप पूछो इसमें, अदरवाइज हम अपना कंटेंट थोड़ा स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट जो हमें डिस्कस करना था। तो सीसीएनपी सीसीआई जो स्विचिंग का टॉपिक है, इसका हम एक बार डिस्कशन करें कि हमारा जो सीसीएनपी स्विचिंग का कंटेंट है तो वो आपके सीसीआई एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा जो लैब एग्जाम है उसमें आएगा, और आपका जो एनकोर एग्जाम है उसमें आपको देखने को मिलेगा। दोनों की डिटेल्स आपको जो है सिस्को की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएंगी। एक बिल हमने यहाँ पे कवर भी कर लिया। बेसिक ये सीजनल लेवल तक की आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी होनी चाहिए। तो सीजनल लेवल तक की आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी अगर है तो ओके रहेगा। फिर उसके बाद जो है हम अपना जो सीसीएनपी सीसीआई का कंटेंट है वो हम स्टार्ट। जब हम बात करते हैं स्विचिंग की, सो व्हाट एग्जैक्टली इज स्विचिंग? So forwarding of the frames based on layer 2 address is what we refer to as the switching. लेयर 2 एड्रेस का मतलब होता है कि आपका मैक एड्रेस, मैक एड्रेस के बेसिस पे फ्रेम्स को पास करना है। मैक एड्रेस आपके डेटा लिंक लेयर का कॉन्सेप्ट है। डेटा लिंक लेयर पे डेटा को फ्रेम कहा जाता है। तो मैक एड्रेस के बेसिस पे फ्रेम्स को पास करना, मैक एड्रेस के बेसिस पे आपके फ्रेम्स को पास करना, ये प्रोसेस आपका स्विचिंग कहा जाता है। फॉरवर्डिंग ऑफ द फ्रेम्स बेस्ड ऑन द लेयर 2 एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस इज व्हाट वी नो एज द स्विचिंग। फॉरवर्डिंग ऑफ द पैकेट्स, फॉरवर्डिंग ऑफ द पैकेट्स based on the layer 3 address is known as the routing.
तो लेयर 3 एड्रेस यानी कि आपके आईपी के बेसिस पे पैकेट को फॉरवर्ड करना, इसको राउटिंग कहते हैं। और लेयर 2 एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस के बेसिस पे फ्रेम्स को फॉरवर्ड करने के प्रोसेस को आपका स्विचिंग कहा जाता है। जो भी डिवाइसेस आपकी फ्रेम्स को पास कर सकें बेस्ड ऑन द लेयर 2 एड्रेस, उनको लेयर 2 डिवाइसेस कहा जाता है। और सबसे कॉमनली यूज होने वाली लेयर 2 डिवाइस में आता है एक स्विच। Devices that forward the frames based on the layer 2 address are known as the layer 2 devices, such as layer 2 switch. एक स्विच एक ऐसी नेटवर्क डिवाइस है जिसका काम है मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करना। और जब ये डिवाइसेस आपकी डेटा सेंड करें तो डेटा को मैक एड्रेस के बेसिस पे आपके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ पास करना। तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ स्विच। स्विच आपकी एक डिवाइस जिसको यूज करके डेटा को पास किया जाता है। स्विच के अलावा हमारे पास और भी डिवाइसेस होती थी, ऐसा नहीं कि स्विच ही हमारे पास अकेली डिवाइस है। अगर आप स्विच के पहले की टेक्नोलॉजी की बात करोगे, अगर आप अर्ली टेक्नोलॉजी की बात करोगे, जब आपकी स्विचिंग नहीं होती, जब आपके स्विचेस नहीं होते थे, तो स्विचेस के पहले भी यूज डिफरेंट डिवाइसेस। सच एज अगर हम बात करें अपने ये पैकेट ट्रांसफर सॉफ्टवेयर यूज कर लेना आप थोड़ा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं हमारे पास मल्टीपल पीसीज हैं, लेट्स एज्यूम कि हमारे ये कुछ पीसीज हैं जिनको हमें आपस में इंटरकनेक्ट करना है। पीसीज हैं जिनको हमें आपस में इंटरकनेक्ट करना है, ठीक है। तो इनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए हमें बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएट डिवाइस चाहिए थी। तो वी हैड दी ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शंस थे कि हम स्विच ना यूज करें। स्विच नहीं थे हमारे पास, वी कुड हैव यूज अर्लियर टाइम में हमारे पास डिवाइसेस होती थी सच एज फॉर एग्जांपल हब। एक हब को यूज करके हम अपने मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते थे। मान लो लेट्स एज्यूम कि दिस इज दी let's assume that this is the first floor of a company. This is the first floor of an organization. This is, let's assume, the second floor of some company, and this is a third floor of an organization. कुछ इस तरीके से आप assume कर लो। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारी कुछ डिवाइसेस लगी हैं, सेकंड फ्लोर पे कुछ डिवाइसेस लगी हैं, और थर्ड फ्लोर पे कुछ डिवाइसेस लगी हैं, और इनको हमें आपस में इंटरकनेक्ट करना था तो दैट की दे कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा। तो इनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, अपने फर्स्ट फ्लोर पे एक स्विच लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, अपने सेकंड फ्लोर पे एक नेटवर्क डिवाइस लगा दी, और अपने थर्ड फ्लोर पे हमने एक नेटवर्क डिवाइस लगा दी। स्विच थे नहीं तो हमने हब जैसी एक डिवाइस को यहाँ पे यूज कर लिया, और हमने यहाँ पे इनको आपस में, इन मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में केबल से कनेक्ट कर दिया। ऐसे हमने केबल से इंटरकनेक्ट कर दिया, ऐसे हमने केबल से कनेक्ट कर दिया। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारी डिवाइसेस लगी हैं, हमारे पास सेकंड फ्लोर पे डिवाइसेस लगी हैं, और हमारे पास थर्ड फ्लोर पे डिवाइसेस लगी हुई हैं। अब इनको आपस में इंटरकनेक्ट करना था, तो इनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए हम इनको आपस में ऐसे भी कनेक्ट कर सकते थे, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते थे, इनको आपस में हम इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते थे। बट क्या डिसाइड हुआ, ये डिसाइड हुआ कि ऐसे कनेक्शन नहीं करते। एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे इनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए, थोड़ा डिजाइन थोड़ा सही रहे, इनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए हम एक और हब ले लेते हैं, और कुछ इस तरीके से कनेक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। फिर कल को अगर हमें एक और फ्लोर वगैरह ऐड करना पड़े तो सच एज कुछ चैलेंज नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने, लेट्स एज्यूम कि अपना एक नेटवर्क डिजाइन बना दिया। यहाँ पे आपने कुछ आईपी दे दिया, आईपी देता हूँ मैं, ठीक है। कुछ आईपी हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पे हमने डेस्कटॉप आईपी 192.168.10.1 का हमने आईपी दे दिया, यहाँ पे 10.2 का आईपी दे दिया डेस्कटॉप आईपी। उसके बाद हमने यहाँ पे आईपी दे दिया 10.3 का, हमने यहाँ पे आईपी दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे 10.4 का आईपी दे दिया, 10.5 का आईपी हमने दे दिया यहाँ पे, और फाइनली 10.6 का आईपी हमने। अब चैलेंज क्या था इस तरह के अप्रोच में, इस तरीके से आपने अपना जो नेटवर्क डिजाइन किया, इसमें आपकी दिक्कत क्या थी, यहाँ पे आपका इशू क्या था, मेन क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे। आप मतलब यहाँ से बैठ के 10.1 से 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 को पिंग कर सकते हो, चाहे तो आप चेक कर लो। यहाँ से आपने पैकेट उठाया, अरे या तो आप जो है मतलब पीसी पे जाओ, आप यहाँ पे जाके आप कमांड फॉर्म पे जाओ, और यहाँ से आप कहो पिंग 192.168.10.1, ऐसे भी चेक कर लो। और या तो आप सिंपली क्या करो, पैकेट ट्रेसर में तो ऐसा होता है कि आप पैकेट उठाओ, सोर्स पे ड्रॉप करो, डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करो, और नीचे आपको मैसेज आ जाता है कि आपका पिंग सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ, ठीक है। यहाँ पे उठाओ, यहाँ से उठाओ, ठीक है, यहाँ से पिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी।
यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, यहाँ से पिंग आपकी सक्सेस, मतलब पिंग सक्सेसफुल हो रही है। बेसिकली आपके तीनों फ्लोर की डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो गई, तो आपका फर्स्ट फ्लोर भी कनेक्ट हो गया, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर की डिवाइसेस आपस में सारी इंटरकनेक्ट हो चुकी है, ये कनेक्शन हो चुका है, ऐसे ही आपने कनेक्टिविटी परफॉर्म कर रखी है। चैलेंज क्या है कि ये जो आपने इंटरमीडिएट डिवाइस लगा रखी है जिसको यूज करके आपने इनको आपस में इंटरकनेक्ट किया हुआ है, अब आपने अपनी ये जो इंटरमीडिएट डिवाइस लगा रखी है इसमें वैरायटी ऑफ इश्यूज थे, वैरायटी ऑफ चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज हब में क्या था, सबसे बड़ा आपको जो चैलेंज यहाँ पे फेस करने को मिलेगा हब में, वो आपको फेस करने को मिलेगा कि हब जो आपकी डिवाइस थी वो आपके हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करती थी। इसका मतलब है कि हब एक बार में या तो डेटा भेजेगा या तो एक बार में डेटा को रिसीव करेगा। मतलब एज लॉन्ग एज कि यहां से यहां कम्युनिकेशन हो रहा है, इट्स ओके, इट्स सक्सेसफुल। एज लॉन्ग एज कि यहां से यहां कम्युनिकेशन हो रहा है एट वन टाइम, इट्स ओके, इट्स सक्सेसफुल, इट्स फाइन। लेकिन अगर दोनों लोगों ने एक साथ डेटा भेज दिया तब दिक्कत हो जाएगी। जब हम अर्ली इथरनेट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम शुरू शुरू की बात करते हैं कि स्टार्टिंग में, इनिशियली जब हम बात करते हैं स्टार्टिंग में कि आपका इनिशियली स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपकी जो कनेक्टिविटी वगैरह परफॉर्म की जाती थी वो आपकी ऐसे ही की जाती थी। दिक्कत क्या थी कि हब क्योंकि एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है, तो एज लॉन्ग एज वन डिवाइस इज ट्रांसमिटिंग एट वन टाइम इट्स ओके, इट विल बी सक्सेसफुल। लेकिन आपने क्या किया, अगर एट द सेम टाइम दोनों डिवाइसेस ने आपस में डेटा को सेंड रिसीव करना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। चेक करो, आप क्या करो, आप सिमुलेशन मोड पे चले जाओ। यहाँ पे आप यहाँ रियल टाइम से आप सिमुलेशन मोड पे चले जाओ, इट्स इक्वलेंट टू द पैकेट कैप्चर। ठीक है, यहाँ पे गए और आपने क्या किया, आपने यहाँ पे पैकेट उठाया, आपने सेंडर से रिसीवर पे ड्रॉप किया एंड एट द सेम टाइम आपने रिसीवर से सेंडर पे ड्रॉप किया। बेसिकली दोनों डिवाइसेस एट द सेम टाइम डेटा को सेंडर रिसीव करना चाहती है। दिक्कत क्या होगी, क्योंकि हब जो हमारी इंटरमीडिएट डिवाइस लगा रखी है वो इंटरमीडिएट डिवाइस आपकी जो है एक बार में या तो डेटा को सेंड करेगी या तो डेटा को रिसीव करेगी। दोनों डिवाइसेस अगर एक टाइम पे अगर आपकी जो है डेटा को सेंड और रिसीव करेंगी तो दिक्कत है। जैसे ही डेटा आपके पास जो है हब पे आएगा, देखो क्या होगा, जैसे ही एट द सेम टाइम मल्टीपल डिवाइसेस से डेटा आपके हब के पास आया, एक कोलिजन हो जाएगा। ये आपकी पैकेट ट्रेसर का तरीका है कोलिजन बताने का। कोलिजन हो गया है। अर्ली इथरनेट टेक्नोलॉजी में कोलिजन एक काफी बड़ा इशू था, क्योंकि ये जो डिवाइस है एट द सेम टाइम डेटा को सेंड रिसीव नहीं कर सकती। जो हब डिवाइस है वो आपकी एट द सेम टाइम डेटा को सेंड रिसीव नहीं कर सकती। तो एट द सेम टाइम डेटा को सेंड रिसीव कर दिया तो कोलिजन होने के चांसेस हैं। और ये दिक्कत नहीं है कि कोलिजन हो गया, दिक्कत ये है कि अब ये जो हब राउटर है, तो कोलिजन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, अर्ली इथरनेट टेक्नोलॉजी में सीएसएमए कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन नाम का एक प्रोटोकॉल आपका चलता रहता था। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कोलिजन को डिटेक्ट किया जाए। कैरियर सेंस एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट में, मल्टी एक्सेस का मतलब है जहां पे मल्टीपल डिवाइसेस एट द सेम टाइम आपके नेटवर्क को एक्सेस करती है। एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट में कैरियर को सेंस करते रहो, कैरियर को सेंस करते रहो। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट में कैरियर यानी कि मीडिया कैरियर को आपका सेंस करते रहो। किस बात के लिए, कि कहीं कोई कोलिजन तो नहीं है, कोलिजन डिटेक्शन। और अगर कोलिजन होता है तो नोटिफाई करो, नोटिफाई करो कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन को डिटेक्ट करो, कोलिजन को डिटेक्ट करो और कोलिजन होने पे सबको इन्फॉर्म करो। इन्फॉर्म करो कि कोलिजन हो गया है, इन्फॉर्म एवरीवन कि स्टॉप सेंडिंग द डेटा, इन्फॉर्म एवरीवन टू स्टॉप सेंडिंग द डेटा। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपका अगर कोलिजन होता है तो उस कोलिजन को डिटेक्ट करो एंड कोलिजन डिटेक्ट होने पे आप इन्फॉर्म करो कि आपका कोलिजन हो गया है। व्हाई? सो दैट ऑल दीज डिवाइसेस विल स्टॉप, दे विल स्टॉप सेंडिंग द डेटा। और मीनवाइल आपके जो कोलिजन का ट्रैफिक है उसको डिस्कार्ड किया जाएगा और मीडिया के फ्री होने पे आपके डेटा को दोबारा सेंड करना शुरू होगा। दिक्कत ये थी कि इनको तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी मिलेगी, ये विल, दे विल स्टॉप सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा, वो तो ठीक है, बट द वे हब वाज डिजाइन टू वर्क बेसिकली, कि जब आप हब से आप मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करते थे तो दिस ऑल वाज वन कोलिजन डोमेन। ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड विद हब is just one collision domain. All the devices connected with hub with is one single collision domain. What is a collision domain? A group of devices affected by a collision. Group of devices affected by a collision. तो जैसे ही कोलिजन हुआ और आपके इस इंफॉर्मेशन को इस प्रोटोकॉल ने बताया कि आपका कोलिजन हो गया है, तो केवल इन दोनों को पता नहीं चलेगा। द वे हब इज डिजाइन बेसिकली, ये क्या करेगा, उनको तो बताएगा ही बताएगा, साथ के साथ ही अपने इस पोर्ट से भी वो
इंफॉर्मेशन आगे की तरफ पास करेगा, वो जैमिंग जैमिंग सिग्नल आपके पास पास करेगा, जैमिंग सिग्नल आपके पास पास करेगा, जैमिंग सिग्नल आपके पास पास करेगा, विच इज इंडिकेशन की कोलिजन हो गया है, डेटा भेजना बंद करो। अल्टीमेटली वो जैमिंग सिग्नल घूमते 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 कहाँ तक पहुंचेगा? आपका सभी डिवाइसेस तक पहुंचेगा। कोलिजन इनके बीच में हुआ, लेकिन अफेक्ट कहाँ तक पड़ा? आपके इन सभी तक इफेक्ट पड़ा। मतलब ये पूरा का पूरा क्या था? एक सिंगल कोलिजन डोमेन। A group of devices affected by one collision. All these devices will now start a random timer, और उस टाइमर के एक्सपायर होने के बाद वो डेटा को दोबारा से भेजना शुरू करेंगे। स्विच स्विच वगैरह कुछ थे नहीं। अब ये क्या है, सभी लोग वेट करेंगे रैंडम टाइम पीरियड तक के लिए, और जब आपका ये थोड़ा टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, दोबारा से डेटा भेजना वो शुरू करेंगे। जब आपकी उस कोलिजन का ट्रैफिक 3FMACD प्रोटोकॉल आपका फिनिश कर देगा, तब जाके आपका वो डेटा को सेंड रिसीव करना शुरू करेंगे और आपका पिन सक्सेसफुल हो जाएगा। ये एक चैलेंज था। इसके अलावा और भी चैलेंजेस थे। हब में आपकी जैसे और भी चैलेंजेस थे। हब बेसिकली आपकी एक डम डिवाइस थी। जितनी बार आप डेटा भेजोगे, हब सिंपली क्या करेगी, एक हब इज बेसिकली अ रिपीटर विद अ लॉट ऑफ पोर्ट्स। एक्चुअली हब आपके एक पोर्ट पे डेटा को रिसीव करती, हब आपके एक पोर्ट पे डेटा को रिसीव करेगी और अपने सभी पोर्ट से उस डेटा को आगे की तरफ पास करेगी। इवेंचुअली वो डेटा आपके ना चाहते हुए भी आपके सभी जगहों तक रीच करेगा। जो डेटा आपके यहाँ से यहाँ जाना चाहिए था, वो डेटा आपके सभी डिवाइसेस तक रीच करेगा। हर बार फ्लडिंग हो रही है, हर बार आपके डेटा को कह सकते हो कि फ्लड किया जा रहा है। डेटा यहाँ से यहाँ जाना था, बट हर बार आपका डेटा फ्लड होते हुए सभी डिवाइसेस तक रीच करेगा। हर बार बेवजह ये लोग रिसीव करेंगे, उसको ड्रॉप करेंगे। तो हब वॉज अ सिंगल कोलिजन डोमेन प्लस हब वॉज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइस एज वेल। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ से कुछ ब्रॉडकास्ट मारोगे, तो वो ब्रॉडकास्ट आपके सभी जगहों तक डिलीवर होगा। एवरी वन विल रिसीव अ कॉपी ऑफ इट, और आप इस बात को कंट्रोल नहीं कर सकते। यू कांट ब्रेक द ब्रॉडकास्ट। Hub was a single collision domain and a single broadcast domain device. Not same actually. One broadcast domain, one collision domain. Basically, Hub फ्लडिंग करता था हमेशा। कांट रिमेम्बर, मैं कोई टेबल नहीं मैच कर सकता था क्या है क्या नहीं, मैक एड्रेस टेबल या कुछ राउटिंग टेबल वगैरह। And in means of the devices which it cover, is it same that the collision domain till those devices and the bridge, this broadcast domain, it is same, not with the like size, but to the reach to the हाँ devices. हाँ, it will always remain one collision domain, one broadcast domain from the hub point of view. Mhm. No matter how many devices you connect, no matter how many operators you connect, it will always be one domain and one broadcast. Yes, thank you. मतलब हब वाज बेसिकली फुल डुप्लेक्स में काम नहीं करता, आप डुप्लेक्स में काम कर रहा है, हर बार फ्लडिंग करेगा, कोलिजन हो सकता है, स्पीड डिवाइड कर देता, ब्रॉडकास्ट डोमेन नहीं बना सकते ज्यादा, वैरायटी ऑफ लिमिटेशंस थी। फिर आया ब्रिज। ठीक है, थोड़ा सही करते हैं उसको, ब्रिज लेके आए। तो ब्रिज लेके आए आपके, है ना, ब्रिज। इसमें भी थोड़ा कम पोर्ट ही होते थे, तो ब्रिज लेके आए। ये बीच में ब्रिज लगा देते हैं। अब इसमें दो ही पोर्ट हैं एक्चुअली, पैकेट में जो ब्रिज होता है, तो ये इसमें दो ही पोर्ट हैं एक्चुअली ना। इसमें एक्चुअली दो ही पोर्ट हैं, इसमें ज्यादा पोर्ट है नहीं, कुछ कर नहीं सकते इसमें ना। तो लगा देते हैं ब्रिज से, दो ही कनेक्ट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ब्रिज लेके आए। अब ब्रिज में कुछ एडवांटेजेस थे एज कम्पेयर टू, अगर हम हब की बात करें तो कुछ एडवांटेजेस थे, सच एज फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो ब्रिज आपका कुछ टेबल्स बना सकते, यू नो, इट कैन बिल्ड अ फ्यू टेबल्स। टेबल्स के बेसिस पे वो डिसाइड कर सकता था कि कहाँ फॉरवर्ड करना है डेटा, कहाँ फॉरवर्ड नहीं करना है क्या नहीं। ब्रिज कैन बिल्ड सम टेबल्स। दूसरा, जो ब्रिज है, ये अभी भी सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, अभी भी आपकी एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइस ही है। मतलब अगर आप यहाँ से कुछ ब्रॉडकास्ट मारोगे, यहाँ से आप कुछ ब्रॉडकास्ट मारोगे, तो वो ब्रॉडकास्ट होकर यहाँ भी आएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, और मान लो अगर ये कनेक्टेड होता तो यहाँ भी जाता। हब इज स्टिल अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइस। Bridge still is a single broadcast domain device, but bridge is per port collision domain. पर पोर्ट कोलिजन डोमेन का क्या मतलब है कि अगर इस पोर्ट पे कोई कोलिजन हुआ, तो उसका इस ऑनगोइंग ट्रांसमिशन पे इस पोर्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपने यहां से यहां डेटा भेजा, एट द सेम टाइम आपने क्या किया, यहां से यहां भेज दिया, डेटा आया आपके हब पे, कोलिजन हो गया। हब ने हब, ये जो CSMA CD प्रोटोकॉल आपका चल रहा है, उसने ये इंफॉर्मेशन पास करने के लिए उसने ये जैमिंग सिग्नल बनाया, उठा के दे दिया, इसको भी मिला, इन लोगों ने डेटा भेजना बंद किया, और अब वो जैमिंग सिग्नल आपके ब्रिज को मिला।
ब्रिज के इस पोर्ट पे कोलिजन हुआ, इसका दूसरे पोर्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप नोटिस करो कि ये ब्रिज इस कोलिजन के पैकेट को रिसीव करेगा और यहीं ड्रॉप मार देगा। आप नोटिस करो कि ये पैकेट आगे नहीं गया, नहीं गया, वो पैकेट वहीं ब्रेक हो गया। ये छोड़ो, ये वीपीडीयू है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर आप डेटा भेजते हो, इन दोनों के बीच में आप डेटा भेजो, इन दोनों के बीच में आप डेटा भेजो, डेटा सक्सेसफुल हो गया। आपने एट द सेम टाइम क्या किया, आपने एट द सेम टाइम क्या किया, यहां से यहां भी डेटा भेजा, यहां पे कोलिजन हो गया। लेट्स एज्यूम कि यहां पे कोलिजन हो गया, तो ये यहां तक पता लग गया, बट ये ब्रिज उस इंफॉर्मेशन को आगे पास नहीं करेगा। इस पोर्ट पे हुआ कोलिजन इसको इम्पैक्ट नहीं करता, इस पोर्ट पे हुआ कोलिजन इसको इम्पैक्ट नहीं करता। ये एक प्रॉपर्टी है आपके ब्रिज की। दूसरा, क्योंकि ब्रिज टेबल्स बनाता है, ब्रिज को याद रहता है, अनलाइक हब, ब्रिज को याद रहता है कि कौन सा मैक एड्रेस कहाँ कनेक्टेड है। जब आपने यहां से यहां डेटा भेजा, तो इसका मैक एड्रेस क्या लगेगा, आपका सोर्स मैक एड्रेस। इसका मैक एड्रेस क्या लगेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। फ्रेम कहाँ आएगा, आपके हब पे। हब क्या करेगा, उसको मान लेते हैं फ्लड कर देगा। तो आपके ब्रिज के पास ये इंफॉर्मेशन रहेगी, ब्रिज के पास ये इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपका जो सोर्स मैक एड्रेस ए है वो आपके इस पोर्ट पे कनेक्टेड है। जब आपका ये रिप्लाई देगा, जब आपका रिप्लाई देगा, रिप्लाई आपके हब पे आएगा, हब उसको आगे की तरफ फ्लड करेगा, तो ब्रिज के पास ये इंफॉर्मेशन रहेगी। उसको पता है कि इस पोर्ट पे आपके दो यूजर्स कनेक्टेड हैं, एक का मैक एड्रेस है आपका मैक है ए और मैक है मान लो बी। ब्रिज ये मेंटेन करता है, ब्रिज आपका ये मेंटेन करता है कि आपका जो है ब्रिज आपके सम सॉर्ट ऑफ टेबल मेंटेन करता है। जैसे आपका स्विच मेंटेन करता है, वैसे ब्रिज भी मेंटेन करता है। जब आपने यहां से पैकेट भेजा, जब आपने फॉर एग्जांपल एज्यूमिंग कि आपने पैकेट भेजा, लेट्स एज्यूम कि आपने पैकेट भेजा यहां से यहां की तरफ, सोर्स मैक एड्रेस ए, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बी। पैकेट आपका, वो फ्रेम आपका फ्लड होते हुए कहां तक पहुंचा, आपके ब्रिज पे। ब्रिज ने देखा कि अरे, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, जो फ्रेम मेरे को मिला, जो पैकेट मेरे को मिला, इसमें जो सोर्स मैक एड्रेस है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो तो सेम पोर्ट पिलर में। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों सेम सेम पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो वो उस डेटा को आगे नहीं भेजेगा, फ्लडिंग भी नहीं करेगा बेवजह, बेवजह फ्लडिंग भी नहीं करेगा। वो याद रखता है, वो याद रखता है कि कौन से यूजर कहाँ कनेक्ट। ए और बी दोनों सेम पोर्ट पिलर में, उसको पता है कि ए और बी आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। व्हाई शुड आई, सिंस मेरी टेबल के हिसाब से ए और बी दोनों ही आपके सेम पोर्ट पे कनेक्टेड है, तो वो उस डेटा को बेवजह आगे की तरफ फ्लड भी नहीं करेगा। उसको याद, उसको पता है। अनलाइक हब जो फ्लड मार देता है, स्प्लिट डिवाइड नहीं करता, फुल डुप्लेक्स में काम करता है, एट द सेम टाइम डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हो। ऊपर से अगर आपने, लेट्स एज्यूम की मल्टीपल ब्रिजेस आपस में कनेक्ट कर दिए, ये लो, आपने एक ले लिया, आपने दो ले लिया, आपने तीन ब्रिजेस ले लिए, तो आपने अगर इन तीन ब्रिजेस को लेट्स एज्यूम कि आपस में एक लूप इन्वायरमेंट में कनेक्ट कर दिया, मान लो ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो उसको पता है कि यहाँ पे लूप बना हुआ है। उसको पता है कि ब्रिज को पता है, ब्रिज कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनी पोटेंशियल लूप in the network with the help of a protocol, if you remember, if you know from your previous studies, spanning tree protocol। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को यूज करके, एसटीपी को यूज करके स्विच आपका डिटेक्ट कर सकता है कि आपके नेटवर्क में लूप बना है, और उस लूप को वो प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा, एसटीपी रन करेगा, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आपका रन करेगा। तो लूप वगैरह बनने के चांसेस भी आपके यहाँ पे, ये डिटेक्ट करेगा। क्या करेगा आपके, लगता है कि जाई जहां पे लूप बनने का चांस है उसको क्या कर देगा, वो ब्लॉक कर देगा। मतलब देयर वर वैरायटी ऑफ एडवांटेजेस, देयर वर वेरियस एडवांटेजेस, देयर वर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस ब्रिज। बस बात वही है कि पोर्ट्स कम है इसमें, मतलब कंपैरेटिवली आपके कम पोर्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस है इसमें ना, एक सॉफ्टवेयर चलता था, उस सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आपका डिसीजन लिया जाता था, उस सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आपका डिसीजन लिया जाता था कि कौन से पोर्ट से डेटा पास करना है, नहीं करना, मैक टेबल बनाना वगैरह जो भी है। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस थी बेसिकली, सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइस थी बेसिकली। एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन हो सकता था, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन हो सकता था, वी कांट ब्रेक द ब्रॉडकास्ट डोमेन, मतलब एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन आपको देखने को मिलता। एडवांटेजेस थे यूज करने के। फिर आया यहाँ पे स्विचेस, तब आए फिर आपके क्या, स्विचेस। तब आपके मार्केट में फिर स्विचेस आए। स्विचेस मतलब ब्रिजेस आपके प्रीडिसेसर्स थे स्विचेस के, तो फिर हम मार्केट में लेके आए आपके स्विचेस। स्विचेस आर बेसिकली ब्रिजेस विद अ लॉट ऑफ पोर्ट्स। स्विचेस इफेक्टिवली, स्विचेस बेसिकली आपके दे आर ब्रिजेस विद अ लॉट ऑफ पोर्ट्स। तरह तरह के स्विचेस आपने लगाए, तो तरह तरह के स्विचेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
So they maintain basically all the properties of the bridge. They maintain all the properties basically ऑफ द ब्रिज। वो ब्रिज की सारी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हैं। हर पोर्ट फुल डुप्लेक्स में काम करेगा, टेबल बिल्ड करेगा, लूप प्रिवेंट करेगा, फुल डुप्लेक्स है आपका। एट द सेम टाइम डेटा को सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। पर पोर्ट कोलिजन डोमेन, एक पोर्ट पे कोलिजन हुआ, दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी प्रॉपर्टीज को वो मेंटेन करता है। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन अभी भी है, अभी भी ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। मतलब अगर आप यहाँ से ब्रॉडकास्ट मारोगे तो सभी डिवाइसेस को वो पैकेट डिलीवर होगा। दिखा देता हूँ मैं, बोलो तो दिखा देता हूँ मैं। और ब्रॉडकास्ट पैकेट कैसे जनरेट करते हैं? ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट करने के लिए आप जाना कहाँ पे? कमांड प्रॉम्प्ट पे। और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आप क्या बोल देना? आप बोल देना पिंग 192.168.10.255, क्योंकि 192.168.10 का आईपी चल रहा है ना। 192.168.10 की रेंज का जो सबसे कौन सा आईपी है, सबसे लास्ट आईपी जो ब्रॉडकास्ट आईपी है, वो हमने यहाँ पे मारा पिंग। तो ये ब्रॉडकास्ट हो गया। देखो रिप्लाई आपको देखने को जगहों जगहों से मिल जाएगा। 192.168.10.255 को पिंग मारोगे तो 246 से फिलहाल अभी हमें रिप्लाई देखने को मिलता है। बाकियों से भी रिप्लाई, वन तो खुद का ही है, अरे वन तो खुद का ही आईपी है, तो वन हो गया, टू हो गया, फोर हो गया, सिक्स हो गया, थ्री से क्यों रिप्लाई नहीं आ रहा वो भी देख लेते हैं जरा। टी वाले से क्या दिक्कत है इसको? 192.168.10.3 आना चाहिए, आ जाएगा। जो भी है, पॉइंट ये कि अगर आप ब्रॉडकास्ट मारोगे तो ये ब्रॉडकास्ट पैकेट सबके पास जाएगा। मैं दिखा देता हूँ। आप सिमुलेशन मोड पे जाओ। सिमुलेशन मोड पे जाके आप यहाँ पे क्या करो? ब्रॉडकास्ट करो। यहाँ पे जाके आप मारो ब्रॉडकास्ट, तो पैकेट बनेगा, पैकेट आपका जनरेट होगा। इस पैकेट की एक कॉपी आपके हब तक पहुंचेगी, हब क्या मारेगा? इसको फ्लड करेगा, ठीक है। यहाँ से फिर आपके इसके पास जाएगा, सभी के पास आपकी कॉपी मिलेगी। मतलब ये अभी भी क्या है आपका? एक सिंगल, अगर हम बात करें तो एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन की डिवाइस है। स्टिल इट्स अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन डिवाइस। तो धीरे धीरे आपके हब्स वगैरह जाते रहे, ब्रिजेस वगैरह आपके जाते रहे, तो और इफेक्टिवली हमने सभी चीजों को अल्टीमेटली अपने स्विचेस के साथ रिप्लेस कर दिया। तो स्विचेस आपके बहुत कॉमनली यूज डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए। कह सकते हो कि आपके इन मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एक इंटरमीडिएट डिवाइस, स्विच। They maintain, since these are like successor to the bridges, so they maintain almost like all the properties of the bridge, all the good properties of the bridge, plus कुछ differences भी हैं। ब्रिजेस के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, स्विचेस में आपके कुछ डिफरेंसेस भी हैं एज कंपेयर टू द ब्रिजेस। सच एज स्विचेस में हम मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट कॉल्ड वीलैन। सच एज स्विचेस में एक डेडिकेटेड चिप होती है, एक डेडिकेटेड हार्डवेयर चिप है जिसके बेसिस पे वो अपना फॉरवर्डिंग रीजन्स वगैरह लेते हैं। टी कैम, दैट एसिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट एप्लीकेशन इज स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। एसिक उसमें नहीं होती ऐसी, क्या नाम है, हब वगैरह पे। हब आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड डिवाइसेस है। तो देर आर हियर एंड देयर आर फ्यू डिफरेंसेस, बट आज के मॉडर्न नेटवर्क के हिसाब से बात करें तो ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है जो आप जो है बहुत। मॉडर्न डे में तो आपके ब्रिजेस होते ही नहीं है, हब्स होते ही नहीं है। तो वी हैव लाइक स्विचेस, either manageable switches or unmanageable switches, managed switches, unmanaged switches। switches जिनको आप मैनेज कर सकते हो, switches आप जिनको मैनेज नहीं कर सकते। switches जिनको आप CLI से मैनेज कर सकते हो, GUI से मैनेज कर सकते हो, या switches जिनको आप मैनेज नहीं कर सकते, काम खत्म। We typically do not have like hubs, we typically do not have like nowadays bridges and all। You don't have hubs, you don't have like hubs in the network, you have unmanaged switches। there's a difference between hub and the switch। so यहीं से फिर आपकी आई switching। so same वही process, forwarding of the frames based on the layer 2 address is known as switching। और जो भी डिवाइसेस आपकी लेयर 2 एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस के बेसिस पे पैकेट को फॉरवर्ड कर सकें, उनको लेयर 2 डिवाइसेस कहा जाता है, सच एज लेयर 2 स्विचेस। लेयर 2 स्विचेस आपके डेटा फॉरवर्डिंग का काम मैक एड्रेस के बेसिस पे ही करते हैं केवल। Layer 2 devices, layer 2 switches, they forward the data based on layer 2 address only। Layer 2 switches, they forward the data based on the layer 2 address only। They can do the forwarding based on the layer 2 address only। मतलब they can only do switching। 2950, 2960 कहना वैसे गलत है, but 2950, 2960
ये बहुत कॉमनली यूटिलाइज होने वाले आपके लेयर 2 स्विचेस आपको देखने को मिलते थे। देन ऐसे भी स्विचेस बनाए गए, देन ऐसे भी स्विचेस, सो वी हैड स्विचेस एंड देन वी हैड राउटर्स, वी हैड टू डिफरेंट हार्डवेयर्स। वी हैड अ हार्डवेयर कॉल्ड अ स्विच, वी हैड अ हार्डवेयर कॉल्ड अ राउटर। स्विच की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि मल्टीपल डिवाइसेस जो आपके सेम नेटवर्क हैं उनको आपस में कनेक्ट करे, और राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि मल्टीपल डिवाइसेस जो आपके अलग अलग नेटवर्क को बिलोंग करती हैं उनको आपस में कनेक्ट करे। तो देवर टू डिवाइसेस, स्विचेस अलग थे, राउटर्स अलग थे। स्विचेस का अपना काम एक लैन सेगमेंट में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, टिपिकली राउटर्स का काम है कि मल्टीपल नेटवर्क्स के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। ऐसी भी डिवाइसेस बनाई गई, ऐसे भी स्विचेस बनाए गए जो आपके दोनों काम कर सकते थे, लेयर 2 और लेयर 3 दोनों काम कर सकते थे। मतलब कि वो स्विचिंग भी कर सकते थे और वो राउटिंग कर सकते थे। मतलब उन स्विचेस में आपके लेयर 2 स्विचिंग के और लेयर 3 राउटिंग के हार्डवेयर दोनों सेम डिवाइस पे आपके अवेलेबल थे। इस स्विच में आपके लेयर 2 का भी आपके हार्डवेयर अवेलेबल है और लेयर 3 के भी आपके जो हार्डवेयर हैं वो अवेलेबल है। मतलब वट things are necessary to perform routing as well as switching, everything is there in that particular switch। मतलब ये स्विच ना केवल आपके लेयर 2 एड्रेस के बेसिस पे पैकेट फॉरवर्डिंग कर सकता था, बट ये आपके लेयर 3 एड्रेस के बेसिस पे भी पैकेट फॉरवर्डिंग कर सकता है। इट कैन परफॉर्म पैकेट फॉरवर्डिंग बेस्ड ऑन बोथ लेयर 2 एंड लेयर 3 एड्रेस। इसलिए इन स्विचेस को कहा गया लेयर 3 स्विचेस। अच्छा, ये स्टिल दीज आर स्विचेस, दीज आर नॉट लेयर 3 राउटर्स। लेस राउटिंग मोर स्विचिंग, राउटिंग कम स्विचिंग ज्यादा, मोर स्विचिंग लेस राउटिंग। नॉट ऑल द फंक्शंस ऑफ राउटर्स वर अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि राउटर के सारे फंक्शन आपको मिल जाएंगे। नॉट ऑल द फंक्शंस ऑफ द राउटर वर अवेलेबल। जैसे नेट वैट नहीं मिलता था, नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट कैपेबिलिटीज आपको नहीं मिलती है, नेट कैपेबिलिटीज आपको यहाँ पे नहीं मिलती। तो बनाए फिर ऐसे स्विचेस जिसमें नेट भी मिले, बनाए गए ऐसे स्विचेस जिनमें मिले ये आपका नेटिंग मिले, बनाए गए स्विचेस जो आपके लेयर 2 लेयर 3 एंड ऊपर लेयर 4 एड्रेसेस के बेसिस पे भी क्या कर सकते थे, लेयर 4 एड्रेसेस यानी कि पोर्ट नंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते थे अपने पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन में। इनको बोला गया मल्टीलेयर स्विचेस। हालांकि लोग L3 और मल्टीलेयर सेम ही है, मतलब सेम मानते हैं, बट देर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन देम। लेयर 2 स्विचेस तो ठीक है, वो आपके ओएसआई मॉडल की केवल एक ही लेयर पे काम कर सकते हैं, ठीक है, लेयर 2 एड्रेसेस के बेसिस पे ही पैकेट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। लेयर 3 स्विचेस हमारे पास हैं, वो लेयर 2 लेयर 3 दोनों के बेसिस पे पैकेट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। और मल्टीलेयर स्विचेस आपके लेयर 2 लेयर 3 और आपके लेयर 4 एड्रेसेस यानी कि मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन में। Sir, how to identify switches L3 or L2? प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन, उसके Okay, लिए आप technical information. As नहीं per the technical. नहीं, आप देख के नहीं बता सकते कि आपका L2 है L3 है। अगर आपको मॉडल्स याद हैं कि कौन से मॉडल्स आपके L2 हैं, कौन से मॉडल्स L3 हैं, तो आप बता सकते हो। पहले होता था ये सब जो है, अब नहीं है। पहले ऐसा होता था कि जैसे जो नंबर्स आपके 2 से, जैसे 2950 2960, ये टिपिकली L2 माने जाते थे। Okay. 375, 376, थ्री फाइव Okay. फाइव 385, ये सारे आपके L3 माने जाते थे। देन वी हैड 45, 65, 67, 7000, जो बड़े स्विचेस थे वो आपके मल्टीलेयर माने जाते थे। ये पहले था ये सब। ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो L2, 3 से स्टार्ट हो रहा है तो L3, ऐसा था। बट नाउ इट इज ये थोड़ा, जो द लाइन बिटवीन L2 एंड L3 स्विच बेसिकली आपकी ये लगभग खत्म ही हो गई है। मतलब नाउ इट इज, इफ यू हैव टू डिजाइन द नेटवर्क नाउडेज, अगर हमें अपना नेटवर्क डिजाइन करना है, नाउडेज अगर हमें अपना नेटवर्क डिजाइन करना है, उस केस में आप ये 2950 2960 वगैरह आप यूज नहीं करते। आप यूज करोगे कुछ अलग सीरीज के स्विचेस, कैटलिस्ट 9000 सीरीज के स्विचेस। तो मॉडर्न डे कैंपस एरिया नेटवर्क इज ऑल अबाउट कैटलिस्ट 9000 सीरीज स्विचेस, बट we can still use Catalyst 3000 6000 सीरीज स्विचेस, बट मोस्टली आपको Catalyst 9000 सीरीज के स्विचेस देखने को मिलेंगे। तो पॉइंट ये है कि मॉडर्न डे स्विचेस की जब हम बात करते हैं तो वहां पे आपको ये ना L2 L3 वाला काम बड़ा वैसा हो जाता है। मतलब वी कांट बेसिकली डिफरेंशिएट दैट कॉमनली कि L2 है या L3 है, क्योंकि आप कोई भी परचेज, कोई भी देख लो, आप जो है आप कोई भी देख लो, आप 92 देख लो, आप डेटा शीट ओपन कर लो, आप कैटलिस्ट 9000 सीरीज अगर आप स्विचेस देखोगे, कोई भी आप ओपन कर लो, यहाँ पे कैटलिस्ट, सिस्को कैटलिस्ट 9000 सीरीज स्विचेस आप यहाँ पे ओपन करो, और ये हैं आपके कुछ स्विचेस। नीचे आओगे तो 92 है,
93, 93X, 94, 94X, 95, 96, इंडस्ट्रियल ईथरनेट, थोड़े रगेड स्विचेस। तो ये कुछ सीरीज के स्विचेस, किसी को भी ओपन कर लो आप, 92 ओपन कर लो जो बेसिक स्विच है। ठीक है, नीचे आओ, आप जाओ रिसोर्सेज में। ठीक है, वैसे तो आप वो देख सकते थे ओवरव्यू में, आप थोड़ा डिटेल्स वगैरह। नीचे आओगे, ये 9200 मल्टी गीगाबिट पीओवी वगैरह जो भी है, आप मॉडल चेक करोगे तो तरह तरह के आपको मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। आप कोई भी ओपन कर लो, कोई भी, आप किसी भी डिवाइस की आप डेटा शीट ओपन कर लो। जैसे मैं गया रिसोर्सेज के ऑप्शन पे, ठीक है, यहाँ पे, या सीधा डेटा शीट पे आपने क्लिक किया, आप कोई भी स्विच ले लो यहाँ पे, 92, 93 जो भी है, आप जो है यहाँ पे आप देखो जरा, नीचे आओ थोड़ा, ये रहे आपके स्विचेस किस तरीके से दिखाई देते हैं, 92, 93 जो भी है। ठीक है, पोर्ट्स वगैरह से हमें इतना कुछ मतलब है नहीं, आप जरा ये देखो यहाँ पे मॉड्यूल्स क्या लगा सकते हो, वो आपको दिख जाएगा, उससे भी कोई मतलब नहीं है। पावर सप्लाईज एंड एवरीथिंग। आप जरा नीचे आओ, सॉफ्टवेयर वाले पे जाओ, एक बार सॉफ्टवेयर पे जाओ, और आप नोटिस करो कि आप इस पे, ये नहीं, वो काम गया। ठीक है, आप इसमें देखो जरा एक बार, तो जब आप इस सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे जाते हो, इसमें आप देखोगे अगर, ठीक है, तो ये सारी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एमएसटीपी वगैरह सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसमें देखना कहीं आपको अगर वो दिखे, लाइसेंसिंग में होता है ना? सॉरी, लाइसेंसिंग में मिलेगा शायद। हाँ वही मैं राउटिंग दे रहा था, राउटिंग कहीं दिख रही है इसमें आपको, या ओएसपीएफ में सर्च में सीधे यहाँ पे, ये देखो। लाइसेंसिंग में देखिए सर। लाइसेंसिंग इसमें आ जाएगा, सिक्योर सेगमेंटेशन वाले ऑप्शन पे आप देखो यहाँ पे, ये जो आपका स्मार्ट ऑपरेशन है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको मतलब दिखेगा कि है 92, बट यहाँ पे आपको राउटिंग भी देखने को मिलती है, एटलीस्ट आप बेसिक राउटिंग फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। अब अगर ये राउटिंग कर सकता है तो इसको हम किस में डालें, L2 में डाल लें, L3 में डाल लें, मल्टीलेयर में डाल लें। तो पॉइंट ये है कि मॉडर्न डे लगभग आपको जितने भी स्विचेस देखने को मिलते हैं, मॉडर्न डे लगभग सारे स्विचेस 92, 93, 94, 92 ही सबसे छोटे लेवल का स्विच है। उसके ऊपर तो आपके सारे जो हैं, उसके ऊपर जितने भी आपके स्विचेस हैं वो सारे आपके वो रहेंगे। 93, 94 तो फिर भी थोड़े हाई एंड के स्विचेस हैं। अगर आप सबसे छोटे एंड का सीरीज का स्विच भी देख लोगे तो भी आपको देखने को मिलेगा कि उसमें आपके बेसिक फंक्शंस देखने को मिलते हैं। राउटिंग के बेसिक फंक्शंस आपको उसमें भी देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब ये जो पॉइंट है कि कौन L2 है कौन L3 है, ये इतना सिग्निफिकेंट आज के टाइम पे आप नोटिस करोगे तो नहीं रहा जितना पहले था। पहले के टाइम पे इस चीज की सिग्निफिकेंस कुछ ज्यादा ही थी कि भाई आपका क्या है क्या नहीं। So nowadays L2 switches are rarely coming. All हाँ, the most of the switches are हाँ, L3. मतलब आप ये मानते हुए चलो कि L3 ही है सब, एटलीस्ट मिनिमम L3 तो मिलेगा ही मिलेगा। और उसका रीजन भी है, उसका रीजन है कि क्यों आपको मिनिमम L3 मिलता है, मतलब राउटिंग की बेसिक बेसिक कैपेबिलिटीज क्यों दी जाती हैं आपको, उसका रीजन भी है। क्यों उसको रिकमेंड करती है कि आप 2950, 2960 वगैरह को हटाओ, 36 हटाओ, 35 हटाओ, इन सबको हटाओ और हटा के आप जो है 92 लगाओ, 93 लगाओ, ये सब लगाओ। उसका रीजन भी है। मेन जो पॉइंट है आपका, मेन जो पॉइंट है यहाँ पे आपका, मेन जो रीजन आपको देखने को मिलेगा, मेन जो आपका पॉइंट देखने को मिलेगा, इट हैज समथिंग टू डू विद द सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। इट हैज समथिंग टू डू विद द सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। आज के टाइम पे जब हमें मल्टीपल स्विचेस वगैरह को मैनेज करना है तो वी प्रेफर कि ठीक है हम CLI कन्फिगरेशंस वगैरह तो कर ही सकते हैं, बट वट वी डू वी प्रेफर दिस अप्रोच कॉल्ड सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। हम सॉफ्टवेयर्स को यूज करके, हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके हम अपने स्विचेस को मैनेज कर, बाय द वे इनका इनका वेब यूआई एक्सेस भी होता है। इन स्विचेस का आपका वेब यूआई एक्सेस भी आपको देखने को मिलता है। तो दी मेन कैपेबिलिटी जो आपको देखने को मिलेगी, द मेन ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। ये जितने भी आपके कैटलिस्ट 9000 सीरीज के स्विचेस हैं, दे कैन बी मैनेज्ड वाया अ कंट्रोलर कॉल्ड डीएनएस सेंटर। सिस्को एसडीए सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सिस्को एसडीए सॉल्यूशन, सिस्को सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस सॉल्यूशन, वहां पे एक कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर को हम कहते हैं आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड डीएनएस सेंटर, डीनैक। डीनैक या डीएनएस सेंटर नाम का एक कंट्रोलर है जिसको यूज करके आप अपना जो मैनेजमेंट वगैरह का काम है वो आप एक जगह से बैठ के कर सकते हो। वी कैन डू डिवाइस मैनेजमेंट फ्रॉम वन सेंट्रलाइज पॉइंट। आप एक जगह से बैठ के डिवाइस मैनेजमेंट वगैरह परफॉर्म कर सकते हो। आप एक सेंट्रलाइज जगह से बैठ के जो डिवाइस मैनेजमेंट करने का काम है वो आप कर सकते हो। One of the major advantage of these switches is the ability to be managed by a controller called DNS center, giving us software-defined capabilities in the campus area network. कैंपस एरिया नेटवर्क में आपकी सॉफ्टवेयर डिफाइंड कैपेबिलिटीज इनेबल की जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस
this concept called DNS Inter. And sir, 3K and 6K is also capable for software-defined campus or not? Not all the models, but 36 है, 38 है, जैसे तो सपोर्टेड है, 36 सपोर्टेड है, 38 सपोर्टेड है मतलब सपोर्टेड है, बट नॉट ऑल द मॉडल्स माइट बी सपोर्टेड। इन्होंने एक वेबसाइट बना रखी है, उस वेबसाइट पे जाके आप ये क्रॉस चेक कर सकते हो कि कौन से स्विचेस आपके कंपैटिबल है। बट 9K all are capable. हाँ, 9K तो सारे 9K बनाए ही सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के अराउंड। 9K सीरीज के जो आपके स्विचेस हैं वो आपके बनाए ही सॉफ्टवेयर डिफाइंड के अप्रोच के ऊपर गए। Most of these switches that we have, most of the switches that we have, most of these switches that we have, these switches are routing capable. जितने भी आपके switches हैं वो सारे switches आपके routing capable हैं। तो वो जो L2 L3 वाली जो बात रहती है कि कौन L2 है कौन आपका L3 है, वो थोड़ा आपके पास जो है, मतलब आप मानते हुए चलो L2 L3 वाली जो आपकी लाइन है, L2 L3 वाला जो ऑप्शन है, वो थोड़ा आपको जो है अब नहीं इतना देखने को मिलता। अभी मोस्टली है जस्ट दी यू नो स्विचेस। L2 L3 का इतना सचास कुछ आपको देखने को चीजें नहीं मिलती। ये हैं वो कुछ स्विचेस, ये हैं आपके कुछ स्विचेस जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कैटलिस्ट 9 की सीरीज के स्विचेस हैं, 3650 3850 सीरीज के स्विचेस हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे 45 65 6800 सीरीज के स्विचेस। And sir, 3K and 4K and 6K are the same as which was already was in infra, or this with the some different features? These are नहीं, पुराने वाले ही है, पुराने वाले ही है, running only. पुराने स्विचेस नहीं है आपके। ये कुछ मतलब ऐसे नए नहीं है, दीज आर ऑल ओल्ड स्विचेस। पहले से ही उनको आइडिया लग गया था, जब 36 38 जब लॉन्च किए गए थे, तो उनको पता था कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड आज नहीं कल थोड़ी जाएगी, उन्होंने इस पे स्पेसिफिक हार्डवेयर वगैरह डाल के ही इसको वो कराया था। तो दे ऑल बेसिकली रन दिस सॉफ्टवेयर डिफाइंड कॉन्सेप्ट, वो कर सकते हैं, सपोर्टेड है, पुराने ही है, इनका कुछ नया वो नहीं है, मतलब दीज आर नॉट न्यू स्विचेस एक्चुअली। नहीं, ऐसा कुछ ऐसा वो नहीं, इट्स जस्ट अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ऐसा आप कहते हैं। अगर आप कंपैरिजन करने जाओगे, जब आप कंपैरिजन करने जाओगे ना, तो आपको ऐसा सुनने को मिलेगा 92 तो जो कैटलिस्ट 2000 सीरीज की डिवाइसेस हैं, दीज आर इक्वल टू 92, 3000 वाले 93, मतलब ऐसे 4000 वाले वो आपके ऐसा रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। मतलब वो मेजर डिफरेंसेस तो हैं, मतलब अगर आप उसके हिसाब से जाओगे, डेटा शीट वगैरह के हिसाब से जाओगे, तो नो डाउट आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग में आपको नो डाउट डिफरेंस देखने को मिलेगा, दैट इज देयर। बट ऐसा कह सकते हो कि जो 2950 2960 वगैरह थे, दे आर नाउ 92, 37 38 वगैरह थे जो, दीज आर नाउ 93, 45 46 जो थे वो 94 एंड ऑल। तो ऐसा रिलेट कर लेते हैं लोग, बट स्टिल डिफरेंसेस तो हैं, डिफरेंसेस नो डाउट आपको मिलेंगे। And sir, image wise also will be some differences for 3K, 4K, 6K, like with the राउटर में भी अलग होती है, एवरीवन हैज देयर ओन सेट ऑफ इमेजेस। तो है आपका iOS XE, दे रन iOS XE बेसिकली। Okay, and why 9800 are not in the like 9K switches series? Why we have mentioned it separately 9800, or the same in the 9K it is also coming? सेम चीज है, उसमें कुछ अलग नहीं है। 9800 सीरीज के स्विचेस आपके WLC की कैपेबिलिटीज के साथ भी आते हैं, तो देयर इज नो सच डिफरेंस इन दैट। वो आप कहीं भी रख दो, वो लिखने वाली बस बात। तो iOS कमांड्स सिमिलर सी रहेंगी, बट द फ्लेवर ऑफ द iOS these switches run, it is referred to as iOS XE. It's not iOS, it's iOS, a variation of the iOS. It's mostly iOS XE. They run on iOS XE. So not exactly the same, but they run on iOS XE. iOS XE is different, iOS is different. So Catalyst 9K, 3K, 4K, 6K, 9800 सीरीज, जिनमें आप WLC की कैपेबिलिटीज भी एम्बेडेड कर सकते हो। 9800 सीरीज के आपके WLC भी आते हैं, एक्चुअली डेडिकेटेड आपको WLC भी देखने को मिल जाएंगे। तो these different types of switches we have in our campus area network. Mostly we will have 9000 series switches, but we still have the option to choose from the old platforms. Old platforms भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। And sir, what is difference between 6500 and 6000 series switches? Data sheet you have to refer to.
वहाँ आपको आइडिया लगेगा कि हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस प्लस कैपेबिलिटीज में क्या डिफरेंस है। थ्रूपुट अलग हो सकता है, चीजें अलग अलग हो सकती हैं। डेटा शीट यू हैव टू रिफर टू फॉर डिटेल डिस्कशन। So the wireless embedded also 6000 series. नहीं, वो आपको अगेन वही सेम डेटा शीट आपको रेफर करनी पड़ेगी, उसमें सपोर्टेड है नहीं उसमें लिखा रहेगा। जैसे 93 सपोर्ट करता है, 9300 सीरीज के स्विचेस एम्बेडेड डब्ल्यूएलसी सपोर्ट करते हैं, बट 65 68 करेंगे या नहीं वो आपको उनकी डेटा शीट से पता करना पड़ेगा। अब चाहे आप कोई भी स्विच ले लो, 92 ले लो, 93 ले लो, 94 ले लो, पुराने वाले स्विचेस ले लो, 92 2950 2960 जो ओल्ड स्विचेस हैं, आप वो भी ले सकते हो। इन स्विचेस पे आपको दो तरीके के आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। आप लेयर 2 पोर्ट्स हो सकते हैं, लेयर 3 पोर्ट्स हो सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ पोर्ट्स वी हैव ऑन दीज switches. We'll talk about it, but there are two types of ports that we get on these switches. So no matter कि आप L2 स्विच की बात करो या आप L3 स्विच की बात करो, मतलब नहीं, ऐसा नहीं, नो मैटर ऑफ ये कैटलिस्ट 92 की बात करो, 93 की बात करो, 94 95 जो भी आपके स्विचेस हैं, नो मैटर कि आप किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे आपको स्विच पे दो तरह के आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। या तो आपका एक स्विच पोर्ट जो आपके पास है, ये स्विच का जो आपका पोर्ट है, या तो स्विच पोर्ट आपका ये जो आपका पोर्ट 1 है, पोर्ट 2 है, पोर्ट 3 है, या तो ये स्विच पोर्ट आपका एक लेयर 2 पोर्ट होगा, और या तो ये स्विच पोर्ट आपका एक लेयर 3 पोर्ट होगा। या तो आपका एक L2 पोर्ट होगा ये, या तो आपका एक L3 पोर्ट होगा। या तो आपका लेयर 2 पोर्ट की तरह काम करेगा, या तो आपके ये लेयर 3 पोर्ट की तरह काम करेगा। जब आप व्हाट इज दिस लेयर 2 लेयर 3 पोर्ट, लेयर 2 पोर्ट क्या है, लेयर 3 पोर्ट क्या है, ठीक है, यहाँ पे आप जाके क्रॉस चेक करो। जब आप अपने स्विच पे जाके आप कमांड लाइन पे जाके जब आप चेक करोगे, कमांड है इनेबल शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x3 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्विच पोर्ट आगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कमांड है शो इंटरफेसेस, जो भी आपके इंटरफेस का नाम है, और उसके आगे आप यहाँ पे स्विच पोर्ट कीवर्ड आप ऐड कर देना। तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपका जो स्विच पोर्ट है वो स्विच पोर्ट या तो आपका L2 होगा और या तो आपका L3 होगा, या तो स्विच पोर्ट आपका लेयर 2 होगा या तो स्विच पोर्ट आपका लेयर 3 होगा। अगर यहाँ पे लिखा है कि स्विच पोर्ट इनेबल्ड है, तो इसका मतलब है कि आपका जो स्विच पोर्ट है ये स्विच पोर्ट आपका एक लेयर 2 पोर्ट है। अगर स्विच पोर्ट इनेबल दिखता है तो ये आपका लेयर 2 पोर्ट कंसिडर किया जाएगा। और अगर ये लेयर 2 पोर्ट है तो ये किसी न किसी VLAN का पार्ट होगा। लेयर 2 पोर्ट्स आर पार्ट ऑफ अ VLAN। लेयर 2 पोर्ट जो आपके पास हैं, लेयर 2 पोर्ट्स आपके किसी न किसी VLAN का पार्ट होते हैं। बाय डिफॉल्ट थोड़ा आपको याद होना चाहिए प्रीवियस क्लासेस से कि वो VLAN होती है VLAN 1। लेयर 2 पोर्ट्स आर पार्ट ऑफ सर्टेन VLAN। तो एक स्विच पोर्ट या तो आपका लेयर 2 पोर्ट होगा या तो लेयर 3 होगा। लेयर 2 स्विच के सारे पोर्ट आपके लेयर 2 ही होंगे। लेयर 2 स्विच के पोर्ट्स आपके लेयर 3 नहीं होते। लेयर 2 स्विच के पोर्ट्स आपके हमेशा लेयर 2 ही रहेंगे। बट वही जो हमने डिस्कस किया कि जो लेयर 2 लेयर 3 वाली बात है, ये आपकी बहुत ज्यादा आज के टाइम पे इतनी सिग्निफिकेंट है नहीं कि लेयर 2 है लेयर 3 है, बहुत ज्यादा इतना सिग्निफिकेंस आज के टाइम पे इसका है नहीं यहाँ पे। तो लेयर 2 स्विच के जो आपके पोर्ट्स होते हैं वो आपके लेयर 2 ही रहते हैं हमेशा। हालांकि जो लेयर 3 स्विच होता है या जो आपका मल्टी लेयर स्विच होता है, जो आपके राउटिंग स्विचिंग दोनों कर सकता है वगैरह, तो उसके पोर्ट्स जो आपके पास हैं वो पोर्ट्स आपके जो है लेयर 2 भी हो सकते हैं और आपके लेयर 3 भी हो सकते हैं। तो लेयर 2 जो आपके फॉर एग्जांपल लेयर 2 पोर्ट्स होते हैं, दे वर्क बेस्ड ऑन द VLAN मेंबरशिप जो उन पे असाइन की गई है। ठीक है, लेयर 2 पोर्ट्स आपके VLAN के बेसिस पे काम करते हैं, और लेयर 3 पोर्ट जो आपके पास होते हैं वो आपके IP पे काम करते हैं। अगर लेयर 2 स्विच होगा तो लेयर 2 स्विच के सारे पोर्ट जैसा आप देख पा रहे हो, लेयर 2 स्विच होगा तो लेयर 2 स्विच के सारे पोर्ट लेयर 2 ही रहेंगे। स्विच पोर्ट इनेबल्ड है, स्विच पोर्ट इनेबल्ड है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। आप चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते उसको। L2 है, L2 ही रहेगा। लेयर 2 स्विच का जो पोर्ट है L2 ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हालांकि जब हम बात करते हैं लेयर 3 स्विच पोर्ट्स की, एक लेयर 3 स्विच ले लेते हैं यहाँ पे। मान लो हमने लेयर 2 स्विच ना यूज करके, लेट्स एज्यूम कि हमने यहाँ पे एक लेयर 3 स्विच लिया होता, जैसे हमने यहाँ पे एक 3560 3650 सीरीज का स्विच लिया होता। ठीक है, हमने इसको आपस में इंटरकनेक्ट किया है कुछ इस तरीके से। तो ये जो स्विच पोर्ट है आपका, अच्छा इसमें पावर भी लगानी पड़ती है, इसमें एक्चुअली पावर भी नहीं होती तो पावर भी लगानी पड़ेगी। ये जो आपका 3650 सीरीज का स्विच है ये रिडंडेंट पावर सप्लाई वगैरह सपोर्ट करता है, तो इसमें आपको पावर भी देनी पड़ती है। एक्चुअली पावर दोगे तब जाके वो करता है। खैर, तो ये जो लेयर 3 स्विच का पोर्ट है
लेयर 3 स्विच पोर्ट की जब आप बात करोगे तो लेयर 3 स्विच का जो आपका पोर्ट रहेगा, वो लेयर 3 स्विच पोर्ट जो आपके पास है, ये L2 भी हो सकता है और L3 भी हो सकता है। चेक करो, शो इंटरफेस गीगाबिट 1/0/1 स्विच पोर्ट। तो आपका ये जो पोर्ट है एट द मोमेंट आपको देखने को मिलता है कि आपका L2 है, लेकिन हम इसको L3 में भी काम कर सकते हैं। लेयर 2 स्विच के सारे पोर्ट आपके लेयर 2 ही रहेंगे। लेयर 3 स्विच के जो पोर्ट्स हैं इनको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप इस पोर्ट को L2 से L3 में चेंज कर सकते हो। कैसे? सिंपल सी कमांड है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों करना है हमें? एज्यूमिंग कि हमने यहाँ पे एक पीसी लगाना है, एज्यूमिंग कि हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक पीसी कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये पीसी कनेक्ट करना है और ये कौन सा पोर्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कौन सा पोर्ट है? ये है गिग 1/0/4। तो यहाँ पे हमें अपने इस पीसी को इस स्विच के साथ कनेक्ट करना था और हम चाहते थे कि हम अपने स्विच का टेलनेट ले सकें, एसएसएच ले सकें, डीएचसीपी के थ्रू आईपी वगैरह ले सकें। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने स्विच पोर्ट को गिग 1/0/4 वाला जो है इसको हम L3 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने कहा कि कमांड है, सिंपल कमांड है। कमांड के अंदर गया, आपने कहा इंटरफेस गिग 1/0/4 नो स्विच पोर्ट, नो स्विच पोर्ट, एंड देन हम इसको एक आईपी असाइन कर सकते हैं 192.168.20.1 255.255.0 ऐसे फॉर एग्जाम्पल सेट कर दो। बेसिकली ये जो कमांड है, कमांड आपको अलाउ करती है कि वी कैन चेंज द स्विच पोर्ट फ्रॉम L2 to L3। कमांड है शो इंटरफेस गिग 1/0/4 स्विच पोर्ट। तो आप देखोगे स्विच पोर्ट आपका डिसेबल हो गया, मतलब इट हैज बिकम नाउ एन L3 पोर्ट। इसी रेंज का आईपी आप यहाँ दे देना, इसी रेंज का आईपी आप अपने पीसी पे दे देना और आप क्या कर सकते हो, अपने इस यहाँ पीसी पे दे दिया आपने, यहाँ पे दे दिया आपने 192.168.20.2 मान लो, और फिर आप अपने पीसी से जाके अपने इस स्विच को आप यहाँ से पिंग कर सकते हो। आप अपने पीसी से उस स्विच का टेलनेट ले सकते हो, एसएसएच ले सकते हो, डीएचसीपी और तरह तरह की चीजें चल जाए। तो मतलब ऐसे रिक्वायरमेंट है कि मान लो सपोज हमें अपने इंटरफेस पे आईपी देना है, अगर हमें अपने स्विच इंटरफेस पे आईपी देना है तो हम दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको शो इंटरफेस, आपको इंटरफेस पे जाके आपको नो स्विच पोर्ट की कमांड चलानी पड़ेगी। नो स्विच पोर्ट की कमांड चला के आप यहाँ पे इसको L3 में कन्वर्ट करोगे और L3 में कन्वर्ट करके आप इसको आईपी दे दोगे। Sir, is there any global command also for converting all the ports for the routing? इंटरफेस रेंज एंड नो स्विच पोर्ट, मल्टीपल पोर्ट्स को अगर आपको करना है तो इंटरफेस रेंज कमांड चला के आप उनको सिलेक्ट करो एंड देन नो स्विच पोर्ट में आप जाके कन्वर्ट कर दो। देन आप इंडिविजुअल इंटरफेसेस पे जाके फिर आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हो। या तो L2 होगा या तो L3 होगा। L2 पोर्ट्स आपके किसी न किसी विलैन मेंबरशिप पे काम करते हैं, L2 पोर्ट्स आपके किसी न किसी विलैन मेंबरशिप पे काम करते हैं, और जो L3 पोर्ट्स है उस पर आपको आईपी देना पड़ता है ताकि वो फंक्शनल कंसिडर किए जाए। तो L2 ports works based on the VLAN membership. By default, VLAN membership is 1, and L3 port must be configured with the IP in order to become fully functional. L2 ports को आप L3 में चेंज कर सकते हो by the command no switch port under the interface configuration, और L3 पोर्ट को वापस आप L2 में चेंज कर सकते हो by the command switch port। तो वापस चेंज करना है तो बस आप कमांड को, सेम कमांड थी, बस अपने इस इंटरफेस पे जाके आप कमांड चला दो स्विच पोर्ट, तो L3 से L2, L2 से L3 चेंज हो जाएगा। याद रखना कि जो भी कन्फ्यूजन होंगी वो कन्फ्यूजन आपकी वाइप हो जाएंगी। जब आप ये L2 L3 में चेंज करते हो तो आपकी जो कॉन्फिग्स रहती है इंटरफेस पे उनको वाइप कर दिया जाएगा। तो आपने कोई सपोज यहाँ पे विलैन की मेंबरशिप दे रखी होती और आपने उसको L3 में चेंज कर दिया तो उस विलैन की मेंबरशिप को डिलीट कर दिया जाएगा। अगर आपने यहाँ पे आईपी दे रखा है और आप वापस स्विच पोर्ट कर दोगे तो उस केस में आपका ये आईपी एड्रेस सेटिंग्स जो आपने कॉन्फ़िगर कर रखी है उनको डिलीट कर दिया जाएगा। वो सब आपको देखना है। ये कमांड्स आपकी L3 मल्टीलेयर स्विचेस पे तो अप्लाई होती हैं, बट ये कमांड्स आपकी अप्लाई नहीं होती L2 स्विचेस पे। L2 स्विचेस के सारे पोर्ट आपके L2 ही रहेंगे। L2 स्विचेस के सारे पोर्ट आपके L2 ही रहेंगे। L2 स्विचेस के पोर्ट आपके जो है L3 में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। L2 स्विच के सारे पोर्ट आपके L2 ही रहेंगे। लिखा है नीचे, these commands are not applicable on the L2 switch. Ports on the L2 switch will always remain L2 ports and must be configured with some VLAN membership to be functional. L3 switches के ports आपके ऐसे। तो वेरीफाई की पोर्ट आपका L2 है, L3 है।
आप कमांड एग्जीक्यूट करा सकते हो, शो इंटरफेस इज स्विच पोर्ट, अगर इनेबल्ड है तो L2 है, अगर डिसेबल्ड है तो L3 है। तो एक फिजिकल इंटरफेस आपके स्विच का, या तो L2 हो सकता है या तो L3 हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको थोड़ा याद हो तो आप जो है लूप बैक भी बना सकते हो। जैसे आप लूप बैक क्रिएट करते हो, आप अपने स्विचेस पे भी लूप बैक इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। लूप बैक इंटरफेसेस आपके लॉजिकल इंटरफेसेस होते हैं। लूप बैक इंटरफेसेस आपके लॉजिकल इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है, वो आपके कहीं किसी पीसी वीसी से कनेक्ट नहीं होते। दीज आर जस्ट नॉर्मल इंटरफेसेस। क्यों हमने इसको L3 में चेंज किया, बताया मैंने आपको कि फॉर एग्जांपल आपको अपने स्विच का टेलनेट लेना है, एसएसएच लेना है वगैरह, तो उसके लिए आपने इस पोर्ट को L3 में कन्वर्ट कर दिया और आपने इसका आईपी दे दिया, फिर आपने यहाँ से बैठ कर टेलनेट एसएसएच जो करना है करो। अब दिक्कत क्या है कि मान लो सपोज एक और है, एक और आपका पीसी है, इसको भी क्या करना है आपको, इस स्विच से आपको कनेक्ट कर देना है, और एज्यूमिंग कि इसको भी क्या करना है आपके स्विच का मान लो टेलनेट एसएसएच एक्सेस वगैरह लेना है। तो ये है हमारा पोर्ट नंबर 5। तो हम दोबारा से क्या करना पड़ेगा, फिर वही इंटरफेस गेट 1/0/5 नो स्विच पोर्ट कमांड चला के इसको L2 से L3 में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे हमें एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। बस दिक्कत क्या है कि क्योंकि आप 192.168.20 की रेंज का आईपी ऑलरेडी दे चुके, अब 192.168.20 की रेंज का आईपी आप यहाँ नहीं दे सकते। तो 192.168.20 की रेंज का अगर आप आईपी देने की कोशिश करोगे तो गलत दिखा देगा, कहेगा कि वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। याद होना चाहिए कि किन्हीं भी दो L3 इंटरफेसेस पे सेम रेंज का आईपी नहीं होता, चाहे वो राउटर हो चाहे वो स्विच हो, चाहे वो राउटर हो चाहे वो स्विच हो। तो ये एक अलग सबनेट हो गया, ये एक अलग सबनेट हो गया। ऐसे ही 2-4 लोग और थे जिनको हमें एक्सेस दिलवाना था, तो सबको अलग अलग सबनेट का आईपी। जितने आप L3 इंटरफेस बनाते रहोगे उतने ज्यादा आपको आईपीज एलोकेट करने पड़ेंगे, जैसे टिपिकल एक राउटर में होता है। जितने ज्यादा आप इंटरफेस बनाते रहोगे उतने ज्यादा आपको आईपीज वगैरह देने पड़ेंगे। बट हाँ, ये ऑप्शन हमारे पास जरूर है कि आप L2 L3 इस तरीके से आप स्विच पोर्ट नो स्विच पोर्ट कमांड चला के चेंज कर सकते हो। डिजाइन की जब हम बात करेंगे आगे, तो वहां पे आपको ये थोड़ा बेनिफिशियल दिखेगा। कहाँ पे आप L2 L3 एक्चुअल में इस काम के लिए नहीं यूज करते कि एसएसएच लेना था, टेलनेट लेना था तो ऐसा कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करते। आगे जब हम अपना डिजाइन का चैप्टर कवर करेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे कि एक्चुअल में इस कमांड का यूज केस हम कहाँ पे लेंगे। फिलहाल तो मैं बस केवल एग्जाम्पल दे रहा था, कि हम कहाँ पे यूज करते हैं। सो वी हैव L2 इंटरफेसेस और L2 स्विच पोर्ट्स एंड वी हैव L3 इंटरफेसेस ऑन द स्विचेस। स्विच पे आपके L2 इंटरफेस भी हो सकते हैं, L3 इंटरफेस भी हो सकते हैं। स्विच पोर्ट नो स्विच पोर्ट कमांड से आप चेक कर सकते हैं। अब एक कमांड स्विच पोर्ट नो स्विच पोर्ट, एक कमांड जो क्या कर रही है, आपके वो पोर्ट को L2 से L3 में कन्वर्ट कर देती है। एक कमांड बेसिकली, सही में एक कमांड जो आपके प्रॉपर्टीज चेंज कर दे कि पोर्ट आपका कब L2 काम करेगा, कब L3 काम करेगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में आपके बैकएंड पे क्या हो रहा है, क्या ये कमांड जो आपने एग्जीक्यूट कराई, क्या सच में ये कमांड आपकी पोर्ट को L2 से L3 में चेंज कर देती है? लग तो रहा है कर देती है। कि आप अपने जो आपका स्विच पोर्ट है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, जो आपका स्विच पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0/1 2 3 4 जो भी है, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 नो स्विच पोर्ट फॉर एग्जांपल, या जो भी था फास्ट इथरनेट 1/0/10 जो भी था, ठीक है, नो स्विच पोर्ट फॉर एग्जांपल, आईपी दे दिया फॉर एग्जांपल, आईपी दे पा रहे हैं, पहले नहीं दे पा रहे थे अब दे पा रहे हैं। तो एक ही कमांड बेसिकली आपकी, क्या है कमांड सच में आपकी जो है आपके पोर्ट को L2 से L3 में सही में चेंज कर देती है, या कुछ मतलब कुछ क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। तो होता क्या है कि आपको केवल दिखाने के लिए सामने फ्रंट पे आपको ये जो दिखता है कि इंटरफेस पे कमांड चलाई आपने नो स्विच पोर्ट, तो पोर्ट आपका L2 से L3 में चेंज हो गया, ये आपको दिखाने के लिए। एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअल में क्या हो रहा है बैकएंड में आपका, यहाँ पे जब आप इंटरफेस को नो स्विच पोर्ट में कन्वर्ट करो, आपका इंटरफेस है आपका FA 0/10, आपने कमांड चलाई नो स्विच पोर्ट। बैकएंड में क्या होता है, ये स्विच क्या करता है, इस पोर्ट को एक विलेन की मेंबरशिप देता है, एक एक्सटेंडेड विलेन। विलेन 1 से लेके 1005 तक आपकी नॉर्मल होती है, 1006 से लेके 4094 तक आपकी एक्सटेंडेड रेंज होती है। तो ये 1006 से लेके 4094 के बीच में कोई भी नंबर ले लेगा, कुछ भी ले लेता है, विलेन 1006। बेसिकली स्विच क्या करेगा, बैकएंड में एक विलेन बनाएगा, एक्सटेंडेड रेंज विलेन बनाएगा, और इस पोर्ट को उस विलेन के साथ एसोसिएट कर देगा। मतलब ये पोर्ट अभी भी L2 ही है, वो दिखा रहा है कि L3 है, बट वो पोर्ट अभी भी आपका काइंड ऑफ L2 ही है। देन क्या करेगा, इस पोर्ट पे जितने भी आपके लेयर 2 प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे STP है,
वीटीपी वगैरह है, डीटीपी वगैरह है, इन सबको डिसेबल मार देगा। और क्या करेगा, इस विलैन के लिए एक क्या बनाएगा, वर्चुअल इंटरफेस बनाएगा। स्विच पे इस विलैन के लिए आपका एक वर्चुअल इंटरफेस बनाएगा, उस विलैन के लिए, उस पर्टिकुलर विलैन के लिए आपका एक वर्चुअल इंटरफेस बनाएगा। जैसे लूपबैक इंटरफेस होते हैं ना, वैसे ही स्विच क्या करेगा, इस पोर्ट को जिस विलैन के साथ बैकएंड में मैप किया गया है, जैसे विलैन 1006 के साथ, उसके लिए आपका वो बैकएंड में क्या करेगा, एक वर्चुअल इंटरफेस बना देगा। और जो भी ये L3 इंटरफेस होगा, बेसिकली इस L2 इंटरफेस के लिए वो आपके एक L2 के लिए क्या करेगा, आपका एक L3 इंटरफेस बनाएगा। इसको हम बोलते हैं स्विच पे एक विलैन के लिए जो आपका वर्चुअल इंटरफेस बनाया जाता है, इसको हम बोलते हैं स्विच पे क्रिएट किया गया वर्चुअल इंटरफेस, SVI। ये L3 इस पर्टिकुलर विलैन के लिए, विलैन L2 का, लेयर 2 का कॉन्सेप्ट है। इस L2 विलैन के लिए आपका एक लेयर 3 इंटरफेस क्रिएट करेगा, जिसको हम बोलेंगे SVI, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। SVI बेसिकली क्रिएट करेगा बैकएंड में, जिसको आप कैसे कहते हैं, इंटरफेस विलैन 1006 ऐसे। और अब जितनी भी आप कमांड वमांड चलाते हो ना, आईपी एड्रेस और जो भी चीजें हैं, वो सब चीजें, आईपी एड्रेस, ओएसपीएफ, ये वो जो भी है, जैसा भी है, वो सारी कमांड्स कहाँ चलेंगी आपकी, इस एसवीआई पे चलेंगी। वो दिखा रहा है आपको, वो दिखा रहा है आपको कि आपने जो वो किया, वो दिखा रहा है आपको कि आपने नो स्विच पोर्ट किया, तो आपका सीधे आप इंटरफेस पे जाके आईपी दे सकते हो। बट ऐसा है नहीं, एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा, एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। वो कह रहा है एक्चुअली यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, कि आपका जो स्विच है, जब आप नो स्विच पोर्ट कमांड चलाते हो, तो बैकएंड में स्विच जो आपके पास है, बैकएंड में आपका एक एक विलेन क्रिएट करेगा उस पोर्ट के लिए, उस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए बैकएंड में एक विलेन क्रिएट करेगा, एक्सटेंडेड रेंज की एक विलेन क्रिएट करेगा, टू बी प्रिसाइज 1006, 1007, कुछ भी जो यूज में नहीं है, कोई भी हो सकती है। और उस पोर्ट को, जिसपे आपने नो स्विच पोर्ट की कमांड चलाई, उस पोर्ट को एसोसिएट कर देगा उस विलेन के साथ, और उस विलेन के लिए क्या बना देगा, एक वर्चुअल इंटरफेस, एसवीआई बेसिकली क्रिएट कर देगा। और जितनी भी आप कमांड अब रन कराओगे, आप कमांड रन कराओगे यहाँ पे, अपना जो जो भी कमांड्स आप रन कराओगे बेसिकली यहाँ पे, आईपी ओएसपीएफ, आईपी एड्रेस, ये वो जो भी कमांड्स वगैरह आप रन कराओगे, वो सारी कमांड्स आपकी जो है एक्चुअली उस पर्टिकुलर एसवीआई के लिए रन कराई जाएंगी। दिखेगा नहीं आपको कुछ, ये सारा बैकएंड में आपको केवल क्या दिखता है, यूजर को क्या दिखता है कि इंटरफेस FA0/10 पे सिंपली क्या कर दी गई, आपकी बस एक विलेन बना दी गई। इंटरफेस FA0/10 को आपके सिंपली आईपी एड्रेस दे दिया गया नो स्विच पोर्ट कमांड चलाने के बाद सीधा। तो सबको वेरीफाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये नहीं हो रहा है, आप इन सब चीजों को वेरीफाई कर सकते हो। देयर आर कमांड्स, आप वैलिडेट कर सकते हो कि सब चीजें हैं, करेक्ट हैं या नहीं। एक कमांड है, अब देखते हैं इसमें चलती है कि नहीं। हमने खोल रखा है पैकेट ट्रेसर। क्या कमांड है, शो विलैन इंटरनल यूजर्स, एक कमांड है। शो विलैन इंटरनल यूजर्स करके एक कमांड है, इससे आपको पता लगता है। नहीं चल रही कमांड, इसमें नहीं दिख रहा है हमें, तो हमें यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा EVE-NG या कोई अदर सॉफ्टवेयर हमें यूज करना पड़ेगा। ये कमांड सब देखो अब यहाँ पे पैकेट पे नहीं चल, ठीक है, तो मैं यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक अपने लैपटॉप पे मैंने EVE-NG डाल रखा है, मैं उस लैपटॉप पे अपना जो एक स्विच एक मैं यूज कर लेता हूँ, और उस पे मैं जाके एक्चुअली ये कमांड रन करा के दिखाता हूँ कि क्या ये सही है या नहीं। बैकएंड में हो यही रहा है, अल्टीमेटली आपके बैकएंड में हो यही रहा है। ठीक है, तो मैंने EVE-NG ओपन कर लिया, और EVE-NG पे मैंने एक यहाँ पे नई लैब ऐड कर दी, स्विचिंग बेसिक्स मान लो, ऐड कर दिया। और मैं कोई भी यहाँ पे एक नोड, कोई भी यहाँ पे मैं एक पीसी ले लेता हूँ, सॉरी कोई भी मैं यहाँ पे एक स्विच ले लेता हूँ। तो L2 वाला स्विच मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, 2019 0432 0423 बेसिकली ये इमेज ठीक रहेगी। तो SW1 ले लेते हैं, केवल टेस्ट ही करना है, इतना कुछ हमें करना है नहीं। इस पे आपका ये जो स्विच है उसका इमेज डाल देते हैं, स्विच L3, और ओके कर देते हैं। तो एक स्विच ले लिया, और एक आधे आप ले लो यहाँ से, अगर आपको पीसीज लेने हैं तो आप एक आधे पीसी ले लो, हालांकि इसकी कोई जरूरत फिलहाल नहीं है, ठीक है, आगे देखेंगे। बट जस्ट फॉर यू नो, ऐसे ही हमने एक दो पीसीज ले लिए।
इसको कनेक्ट कर दिया हमने स्विच से 0/0 से, और इसको कनेक्ट कर दिया हमने इससे 0/1 से। ठीक है, ऐसा इसकी हमें जरूरत नहीं है पीसी वगैरह की, हमें केवल स्विच से मतलब। ठीक है, हमने इसको पावर ऑन किया। ठीक है, क्लिक करते हैं इस पे, लेट दिस बूट, डन। फिर वही इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम दे दिया। और जैसे हमारा ये पोर्ट है, जरा एक बार वेरीफाई करते हैं कि क्या ये L2 है या L3 है। क्या ये जो पोर्ट है 0/0, क्या ये L2 पोर्ट है या क्या ये L3 पोर्ट है, जरा इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखते हैं जरा एक बार। कमांड है शो इंटरफेस ईथरनेट 0/0 स्विच पोर्ट, कमांड रन कराई। तो यहाँ पे लिखा है कि आपका जो इंटरफेस ईथरनेट 0/0 है, ये आपका L2 पोर्ट है। ये जो पोर्ट है आपका एक L2 पोर्ट। इसको आपको अगर L3 में कन्वर्ट करना है, क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि आपको आईपी देना है। मे बी दिस इज 192.168.10, दिस इज 192.168.20, और ये L3 स्विच है, हम इसको एज अ राउटर यूज करना चाहते हैं। मतलब सिंपल, आपने कहा कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस ईथरनेट 0/0, कमांड चलाई आपने नो स्विच पोर्ट, और नो स्विच पोर्ट करके आपने एंटर किया, और आपने एक आईपी एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया। आपको लग रहा है कि आप जो है, आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहे हो, वो आप अपने सीधे उस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो, विच इज ओके। मतलब यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। नो स्विच पोर्ट कमांड चलाई, नो स्विच पोर्ट कमांड चलाते ही पोर्ट आपका L3 हो गया, और आपने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस 192.168.20 की रेंज का आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, और आपने कर दिया नो शटडाउन। ठीक है, आपने दोनों तरफ आपने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिए। अब दोनों तरफ आपने आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। पीसी पे चले गए, स्टार्ट कर दिया पीसी, यहाँ पीसी पे चले गए, स्टार्ट कर दिया। इसको भी आपने आईपी दे दिया 192.168.10.2, मास्क दे दिया, गेटवे दे दिया, जैसे आप नॉर्मली देते हो अपने गेट पीसीस को, वैसे आपने यहाँ पे पीसीस पे गेटवे दे दिया, आईपी वगैरह दे दिया, यहाँ पे दे दिया आपने। सेव कर देते हैं। तो ये एक L3 इंटरफेस हो गया, मतलब ये आपका एक नेटवर्क हो गया, और ये आपका एक दूसरा नेटवर्क हो गया, एकदम जैसे जैसे राउटर में। और आपने अपने स्विच पे जाके, क्योंकि ये एक L3 स्विच था, आपने यहाँ पे जाके अपनी जो अभी एट द मोमेंट आईपी राउट कमांड चलाओगे, तो ये राउटिंग टेबल आपकी नहीं होती, क्योंकि आपने राउटिंग कैपेबिलिटीज इनेबल नहीं करा रखी, या राउटिंग आपको इनेबल करानी पड़ेगी। उसके लिए आपको यहाँ पे आईपी राउटिंग की कमांड चलानी पड़ेगी, ताकि राउटिंग भी हो सके, राउटिंग भी हो सके। ऑब्वियसली पिंग भी हो ही जाएगा, पिंग भी हो ही जाएगा ऑब्वियसली। आपका चेक कर लो यहाँ से, आपने कहा पिंग 192.168.20.2 करके, तो पिंग भी हो जाएगी। बेसिकली आपका जो इंटरमीडिएट स्विच है, वो एक इंटरफेस पे पैकेट रिसीव करता है और आगे की तरफ राउट कर देता है, राउटिंग कर रहा है बेसिकली वो। आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला के, तो यहाँ पे आपको आईपी दिखाई देते हैं। आप नोटिस करते हो शो आईपी राउट कमांड चला के, तो यहाँ पे आपको राउटिंग टेबल दिखाई देती है, जैसे नॉर्मल राउटर में दिखती है। आप चेक करते हो शो इंटरफेस ईथरनेट 0/0 स्विच पोर्ट, तो यहाँ पे स्विच पोर्ट डिसेबल्ड है। आप चेक करते हो 0/1 पे स्विच पोर्ट, तो ये भी यहाँ पे आपका डिसेबल। शो रन इंटरफेस ईथ 0/0, ये आपके नो स्विच पोर्ट कमांड वगैरह आपने चला दिया। एक्चुअल में क्या हुआ है बैकएंड में, देखो देखो यहाँ पे, यहाँ नहीं दिखेगा कि आप सोचो शो विलन ब्रीफ वगैरह में आपको कुछ दिखाई देगा, यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ कोई आपको विलन विलन नहीं दिखाई देगी। इनफैक्ट जिन पोर्ट्स को आपने L3 में कन्वर्ट कर दिया है, दे आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ विलन, तो यहाँ भी नहीं दिखाई देंगे शो विलन ब्रीफ में, शो इंटरफेस ट्रंक में, कहीं नहीं दिखाई देंगे। दोज इंटरफेसेस आर L3 इंटरफेसेस। L3 इंटरफेस कहाँ दिखते हैं? L3 इंटरफेसेस आपने क्या कन्फिगर कर रखा है क्या नहीं, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। पॉइंट है, देखो ये देखो, शो विलन इंटरनल यूजर्स। देखो हमने दो पोर्ट्स को L3 में कन्वर्ट किया, हमने दो पोर्ट्स को L3 में कन्वर्ट किया। तो पहले इसके लिए, पहले इसके लिए, पहले इंटरफेस के लिए देखो एक विलन बनाई गई 1006, ठीक है, और दूसरे के लिए बनाई गई 1007 अपने आप।
ये बाय डिफॉल्ट ऐसे स्टार्ट करता है 1006 7 8 9 ऐसे करता चलता है। अब आप ये विलेन बना नहीं सकते बाय द वे। आप सोचो कि आप ये विलेन बना पाओगे तो विलेन 1006 अब आप क्रिएट नहीं कर सकते, ये विलेन अब अवेलेबल नहीं है। दिस विलेन इज नो लॉन्गर अवेलेबल, वो इंटरनल यूज में है। फेल टू क्रिएट विलेन 1006, विलेन नॉट अवेलेबल इन द पोर्ट मैनेजर, फेल टू कमिट द चेंजेस। पीएम पोर्ट मैनेजर एक्सटेंडेड विलेन इन यूज, जो आपकी ये एक्सटेंडेड विलेन है ये ऑलरेडी इन यूज है। फेल टू क्रिएट द विलेन, नॉट अवेलेबल इन द पोर्ट मैनेजर। देखो नहीं, सेम आईपी आप मल्टीपल इंटरफेस पे, सेम आईपी या सेम सबनेट का आईपी आप मल्टीपल इंटरफेसेस पे साइन नहीं कर सकते, वो L3 इंटरफेसेस के रूल के अगेंस्ट में। किन्हीं भी दो L3 इंटरफेस पे सेम रेंज का आईपी नहीं होता, तो यहाँ पे जो रेंज का आईपी है वो आप यहाँ पे नहीं दे सकते। सर ये 1006 और 1007 तो यूज हुआ है बाय ऑटोमेटिकली बाय द स्विच इट इज क्रिएटेड। अब हाँ 1008 हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते एक्सटेंडेड नहीं, रेंज से? 1008 कर सकते हो, हाँ 1008 कर सकते हो, वो यूज में नहीं है ना। हाँ राइट राइट, बस क्वेश्चन यही था कि एक्सटेंडेड रेंज से भी विलन बन सकते हैं ना। हाँ हाँ, एक्सटेंडेड रेंज विलेन भी आप बना सकते हो, बट जो विलेन्स ऑलरेडी यूज में है, सपोज जो विलेन्स इंटरनल यूजर्स में है आप उनको नहीं क्रिएट कर सकते। अब जैसे आपने 1008 विलेन बना दी, ठीक है। अब अगर आप सपोज किसी पोर्ट को कन्वर्ट करते हो, लेट्स एज्यूम कि आप अपने कौन सा इंटरफेस मान लो, तो आप जो है 0/1 हो गया, 2 हो गया, मान लो 2 को आप क्या करते हो, नो स्विच पोर्ट से कन्वर्ट करते हो, तो इसके लिए भी क्या करेगा स्विच, आपके बैकएंड में एक विलेन रिजर्व करेगा। तो देखेगा 1006 ऑलरेडी हो गई, 7 ऑलरेडी हो गई, 8 ऑलरेडी क्या है आपकी यूज में है क्योंकि आपने बना रखी है। 8 नहीं बनाएगा, अब वो क्या बनाएगा आपकी शो विलेन इंटरनल यूजर्स में, अब क्या बना देगा वो 9 बना देगा। क्लियर सर, थैंक यू। और जैसे ही आप उसको हटा दोगे फ्री भी मार देगा, वो फ्री भी कर देगा। जब आप स्विच पोर्ट कमांड दोबारा चला दोगे तो वो फ्री भी कर देगा उस विलेन को। आपने दोबारा से कन्वर्ट कर दिया, रिकन्वर्ट कर दिया, तो शो विलेन इंटरनल यूजर्स में वो विलेन फ्री भी हो जाएगी ताकि एडमिन उसको यूज कर सके। ओके सर। आप उल्टा कर लो, आप कर सकते हो विलेन इंटरनल एलोकेशन पॉलिसी डिसेंडिंग, तो उल्टा शुरू करेगा। उल्टा शुरू करने का मतलब 4094 से स्टार्ट करेगा, 4321 ऐसे करते चला आएगा, जैसा ठीक लगे। आप जैसा ठीक लगे आप ऐसा कर लो। टू शो विलेन इंटरनल यूजर्स कमांड आप चलाओगे तो उल्टा शुरू कर देगा, वो आपकी चॉइस है। वो आपकी चॉइस है कि आप जो है ये जो विलेन्स का इंटरनल यूजर्स है, विलेन का जो इंटरनल यूजर्स है, कि भाई जब आप स्विच पोर्ट नो स्विच पोर्ट वगैरह कमांड चलाते हो तो वहां पे जो एक्सटेंडेड रेंज विलेन यूज होती है, क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में यूज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज करें, वो खुद ही देख लेगा। वो आप जैसा आप डिफाइन करोगे, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग रहता है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हो। बट ये नहीं, शो विलेन इंटरनल यूजर्स आप यहाँ पे देख पाओगे। ये विलेन्स आपको शो विलेन ब्रीफ वगैरह में नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है, शो इंटरफेस फ्रंट में नहीं दिखाई देंगी, बट हैं, एग्जिस्ट करती है। अब क्योंकि ये विलेन्स इंटरनल यूजर्स में है तो इनको एडमिन अब यूज नहीं कर सकता। इनको जो आपका एडमिन है वो एडमिन आपका यूज नहीं कर सकता। एडमिन यूज नहीं कर सकता इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी पोर्ट को, अब आप ये विलेन मतलब आप ये विलेन नहीं क्रिएट कर सकते, आप ये विलेन दोनों विलेन्स आप मतलब पोर्ट डिजाइन नहीं कर सकते, वो सब आप अब इसमें नहीं कर पाओगे। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई विलेन आपने बना रखी है तो इंटरनल यूज में फिर उसको नहीं लिया जाएगा, ठीक है, वो भी पॉइंट है, वो भी पॉइंट है। तो अब जो भी आप ये कमांड वमांड चला रहे हो ना, ये जो भी आपने कमांड रन कराई, यहाँ पे शो इंटरफेस 0/0 आपने आईपी दिया, आपने वो SPF चलाया, जो भी कमांड्स आपने रन कराई वो इनडायरेक्टली आपके इस विलेन के लिए रन करती है, इनडायरेक्टली आपके वो इस विलेन के लिए रन करती है। इन पोर्ट्स पे आपका STP VTP DTP शो स्पैनिंग ट्री वगैरह कमांड आप रन करा के देखोगे तो उन दोनों पोर्ट्स पे आपके STP VTP DTP वगैरह कुछ नहीं चल रहा। Those are proper L3 ports. नो स्विच पोर्ट कमांड चलाने से ऐसा बैकएंड में हो गया, ये लिखा है सारा यहाँ पे। जब आप नो स्विच पोर्ट कमांड चलाते हो तो बैकएंड में क्या होता है कि स्विच एक्सटेंडेड रेंज विलेन में से एक विलेन को उस पोर्ट के लिए रिजर्व कर देता है। एक्सटेंडेड रेंज विलेन आपकी 1006 से 4094 होती है, which means switch can create any VLAN from this range. However, it either goes in ascending order or descending order based on how we have configured it. By default आपका ascending order रहता है। उसके बाद क्या करेगा, it will bind that physical port with the VLAN logically. जो आपका पोर्ट है 1/0/1 2 जो भी था, ठीक है, उसको उस VLAN के साथ लॉजिकली बाइंड करेगा। ये दिखाई नहीं देगा आपको शो VLAN कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में, कहीं आपको ये शो नहीं करेगा, ये कहीं आपको शो नहीं करेगा।
जितने भी L2 प्रोटोकॉल्स हैं सच एज STP, VTP, DTP वगैरह, ये सारे उन पोर्ट्स पे डिसेबल कर देगा। और उस पर्टिकुलर विलैन के लिए एक क्या बनाएगा, बैकएंड में एक SPI क्रिएट करेगा फॉर दैट एक्सटेंडेड रेंज विलैन। और जो भी आप L3 कमांड्स वगैरह रन कराओगे वो सारी कमांड्स आपके लॉजिकली उस SPI के लिए चलेंगी। आप चेक कर सकते हो कमांड शो विलैन इंटरनल यूजर्स कमांड से। जो विलैन ऑलरेडी इंटरनल यूज में है, जब आप उसको बनाने की कोशिश करोगे तो कहेगा कि विलैन नॉट अवेलेबल इन द पोर्ट मैनेजर, फेल टू कमिट एक्सटेंडेड विलैन चेंजेस। आप चेंज कर सकते हो, असेंडिंग रहेगा डिसेंडिंग रहेगा, आप ये डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने कहा विलैन इंटरनल एलोकेशन पॉलिसी डिसेंडिंग, तो इसका मतलब है कि अब आपका वो उल्टा शुरू करेगा। मतलब इसका मतलब है कि जो इंटरनल यूजर्स में ली जाने वाली एक्सटेंडेड रेंज की विलैन है उनको उल्टा शुरू करो, 4094 से स्टार्ट करो। असेंडिंग का मतलब है सीधे स्टार्ट करो, डिसेंडिंग का मतलब है उल्टा स्टार्ट करो। शो विलैन इंटरनल यूजर्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा। बैकएंड में ये होता है, एक्चुअली बैकएंड में ये होता है। ये काम L3 और मल्टीलेयर स्विचेस हमारे पास हैं उन पे हो सकता है, L2 स्विचेस पे ऐसा नहीं हो सकता। तो मान लो कि अगर आपका L2 स्विच होता तब क्या करते? लेट्स एज्यूम कि हमने यहाँ पे ये L2 स्विच है, एज्यूम करो कि आपका एक L2 स्विच है, मतलब इस पोर्ट को हम L3 में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तब कैसे करते हैं? लेट्स एज्यूम कि आप इस पोर्ट को L3 में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो लेट्स एज्यूम कि इट्स एन L2 स्विच। लेट्स एज्यूम कि आपका एक L2 स्विच है। L2 स्विच मतलब जैसे 2950 हो गया, 2960 वगैरह हो गया, ठीक है, आपका मानते हुए चलो कि एक L2 स्विच है। और इस L2 स्विच को आप इस पोर्ट को कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, आप L3 में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। कैसे आप अपने इस स्विच का टेलनेट, SSH, DHCP, तरह तरह की सर्विसेज आप किस तरीके से आप इनेबल करो? तो एक काम करो, जो काम स्विच ने बैकएंड में किया वो आप खुद कर लो, आप खुद कर लो ना। जो काम स्विच ने बैकएंड में किया आप वो काम यहाँ पे खुद कर लो। क्या करो, आप एक काम करो कि ये जो आपका स्विच 1 है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, आप कोई एक विलैन बनाओ, कोई भी आप एक विलैन क्रिएट करो, चाहे तो 1 ही रहने दो, अगर आपका मन करे तो 1 ही रहने दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट विलैन 1 का पार्ट होते हैं, तो लीव इट 1 में ही रहने दो। वेरीफाई कर सकते हो अगर आप डू शो विलैन ब्रीफ कमांड चला के दोनों के दोनों पोर्ट आपके विलैन 1 को बिलोंग करते हैं। आप क्या करो, कमांड चलाओ इंटरफेस विलैन 1 नो शट, और आप क्या कर दो, आप दे दो एक IP एड्रेस सच एज 192.168.1.1 का मान लो आपने एक IP दे दिया। आपने शो विलैन ब्रीफ कमांड चलाई, शो विलैन ब्रीफ कमांड चला के आपने यहाँ पे देखा कि दोनों पोर्ट विलैन 1 का पार्ट थे और हम चाहते हैं कि दोनों लोग हमारे स्विच का मैनेजमेंट एक्सेस वगैरह ले सकें। तो हमने अपने विलैन 1 के लिए एक SPI बनाई, इंटरफेस विलैन 1, और हमने इसको क्या दे दिया, एक IP एड्रेस वगैरह दे दिया, IP एड्रेस दे दिया, नो शिट कर दिया। और अब हम अपने इन PC से भी, ये हमारा जो PC है, ये जो हमारा PC हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है, हम यहाँ से बैठ के भी अपने इस डिवाइस का, अपने इस स्विच का टेलनेट, SSH वगैरह एक्सेस हम ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम चाहें तो हम इसको DHCP के थ्रू IP भी दिलवा सकते हैं। हम अपने स्विच पे DHCP वगैरह इनेबल कर सकते हैं, अपने स्विच पे हम DHCP वगैरह इनेबल कर सकते हैं, हम यहाँ पे पूल वगैरह स्पेसिफाई कर सकते हैं, मैं यहाँ पे गेटवे स्पेसिफाई कर सकते हैं, सब आपको DHCP वगैरह हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। DNS स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है, डोमेन नेम स्पेसिफाई कर सकते हो, ऐसा ये सब चीजें आप स्पेसिफाई कर सकते हो। और आप कह सकते हो अपने इस PC को कि भाई जाओ IP एड्रेस कहाँ से ले लो, DHCP से। स्विच ने दे दिया IP उठा के, स्विच ने IP उठा के दे दिया। तो बेसिकली हमें इसको L3 में कन्वर्ट करने की जरूरत थी नहीं, हमें इसको L3 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। L3 में कन्वर्ट करोगे तो उसको एक अलग रेंज का IP देना पड़ेगा, इसको एक अलग रेंज का IP देना पड़ेगा। ऐसे तो फिर आप जितने भी पीसेस लगाते रहोगे सबको अलग अलग सबनेट का IP देते रहोगे। वाई? जस्ट बिकॉज कि आपको टेलनेट करना था, SSH करना था, नॉट अ वेरी गुड आइडिया।
तो आपने क्या किया, आपको पता था कि इन दोनों लोगों को इस स्विच का रिमोट एक्सेस वगैरह चाहिए, मैनेजमेंट एक्सेस वगैरह चाहिए। आपको पता था कि दोनों स्विचेस, दोनों पोर्ट्स आपके विलैन 1 का पार्ट है, तो आपने विलैन 1 के लिए एसवीआई बना दी। बेसिकली आपने इंटरफेसेस को आईपी ना देके आपने एक पूरे ब्रॉडकास्ट डोमेन को आईपी दे दिया, आपने एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को आईपी दे दिया। आपने इस विलैन 1 के जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है आपने उसको आईपी दे दिया, विलैन 1 का जो ब्रॉडकास्ट डोमेन था आपने उसको आईपी दे दिया। इसका मतलब है कि विलैन 1 का हर यूजर इस आईपी को यूज करके आपके स्विच का टेलनेट, एसएसएच, डीएचसीपी वगैरह एक्सेस ले सकता है। आप देख भी पा रहे हो, आप देख पा रहे हो इंटरफेस विलैन, क्योंकि ये दोनों ही पोर्ट आपके विलैन 1 का पार्ट। तो चाहे यहां से कोई आईपी भेजे, चाहे यहां से कुछ ट्रैफिक भेजे, चाहे यहां से टेलनेट करे, एसएसएच करे, जो भी पैकेट्स आएंगे, पैकेट आपके इस इंटरफेस पे आएंगे। ये इंटरफेस विलैन 1 का पार्ट है, ये इंटरफेस भी विलैन 1 का पार्ट है। विलैन 1 के लिए आपकी एसवीआई क्रिएटेड है, एसवीआई आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है, इंटरफेस विलैन 1, आईपी एड्रेस वगैरह यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है। स्विच एसवीआई विलैन 1 उसको हैंडल करेगी, और हैंडल करके आपका जो है, हैंडल करके आपके वो रिप्लाई पिंग का वगैरह वो सब देना शुरू करेगी। इस तरीके से अगर हम बात करें तो आपका ये प्रोसेस आपका चलता है। तो इनसे तो हो गए तीन तीन इंटरफेस हो गए, मतलब एक फिजिकल इंटरफेस आपके दो मोड्स में काम कर सकता है, या तो L2 या तो L3। ठीक है, L2 इंटरफेस है तो उसको आपको विलैन की मेंबरशिप देनी पड़ेगी, L3 है तो उसको आपको आईपी देना पड़ेगा। देन आप बना सकते हो वर्चुअल इंटरफेसेस, लॉजिकल इंटरफेसेस। फिजिकल इंटरफेस हो गए, देन आप कुछ यहाँ पे अपने लॉजिकल इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हो। जैसे सपोज आपके पास हो गया लूप बैक वगैरह, आप लूप बैक वगैरह क्रिएट कर सकते हो, आप लूप बैक वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और तीसरा, ये भी हमने डिस्कस किया, वर्चुअल इंटरफेस, एसवीआई जिसको आप कह रहे हो, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। ऐसा ऐसा कह सकते हो कि जैसे आपका ये L2 इंटरफेस है, आपका ये आपका L2 इंटरफेस है, ये आपका L2 इंटरफेस है, ये विलैन 1 का पार्ट है, ये भी विलैन 1 का पार्ट है। इसके लिए अंदर अंदर क्या बना दिया गया आपका एक L3 इंटरफेस, L3 इंटरफेस फॉर दैट पर्टिकुलर विलैन। तो पैकेट आएगा एक इंटरफेस से, और अगर राउटिंग वगैरह करवानी होगी तो राउटिंग करवाने के लिए फिर आपके वो एसपीआई से होता हुआ आपके राउटिंग वगैरह जो भी आपकी करवानी होगी वो राउटिंग वगैरह वो करवाएगा। तो दीज आर द इंटरफेसेस अवेलेबल ऑन दी स्विचेस। ये हम आगे देखेंगे, वैसे ये वाला काम तो आगे आ जाएगा। ठीक है, एसपीआई वाला जो काम है ये आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इफ यू डोंट हैव द लेयर 3 स्विच, देन हाउ वी आर गोइंग टू गिव द आईपी एड्रेस ऑन द कमांड, क्योंकि ये कमांड तो केवल आपके L3 पे ही अवेलेबल रहती है, L3 स्विचेस पे ही केवल आपकी ये अवेलेबल है। We can manually assign the port to the VLAN, create the SVI for that VLAN, and give that SVI the IP address. And that will be enough, जो हमने अभी भी किया। SVI is a virtual layer 3 interface for the VLAN that is configured with some IP. SVI, what is SVI? L3 interface for the VLAN. Layer 3 interface for the VLAN is what we refer to as the SVI. A layer 3 interface for the VLAN is what we refer to as the switch virtual interface, or SVI. Layer 3 interface for the VLAN is what we are going to refer to as the SVI, switch virtual interface. It allows easier switch management as we can take telnet, SSH, DHCP तरह की सर्विसेज आप फिर वाया that SVI enable कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट्स आपके VLAN 1 में होते हैं, और आप चाहते हो कि स्विच को किसी भी पोर्ट से आपका मैनेज किया जा सके। आप चाहते हो कि ये भी स्विच का टेलनेट एसएसएच ले सके, ये भी ले सके, ये भी ले सके, तो आप क्या करो, आप अपने विलैन 1 पे जाके क्या कर दो, आप आईपी दे दो। आप एक विलैन 1 की क्या बना दो, आप एक एसवीआई, आप एसवीआई फॉर विलैन 1 क्रिएट कर दो। आप विलैन 1 की एसवीआई क्रिएट कर दो, उसको आप एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दो, और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के बाद ये सभी लोग जो आपके विलैन 1 का पार्ट है वो उस स्विच का टेलनेट, एसएसएच या जो भी एक्सेस वगैरह लेना होगा वो एक्सेस ले पाएंगे। In some network, we can use VLAN 1 for the management purpose, because सारे के सारे पोर्ट आपके VLAN 1 का ही पार्ट होते हैं by default. It will be easy to manage these switches from any device, but also it's a security problem. We should consider using some other VLAN for the management purpose in our network. चाहे आप L2 स्विच की बात करो, चाहे L3 स्विच की बात करो, दोनों ही जगहों पे आपको SPI देखने को मिलेगी, and they can act as the gateway for the users in case of inter-LAN routing. तो यहाँ पे हमने एक VLAN 1 की SVI बनाई,
हमने SVI फॉर VLAN 1 बना दी, and that SVI 192.168.1.1 is acting as the default gateway. It is acting as the default gateway. तो अगर आप अपने इस पीसी पे जाओगे, यहां से बैठ के आप बोलोगे पिंग 192.168.1.1, पिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। मोरओवर अगर आप बोलोगे पिंग 192.168.10.2, 10.2, अगर आप बोलोगे 20.2, अगर आप बोलोगे 10.1, 20.1, तो ये पिंग भी सक्सेसफुल हो जाएगी। बेसिकली अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, पैकेट आ रहा है इस इंटरफेस पे, दिस इंटरफेस इज पार्ट ऑफ VLAN 1, ये इंटरफेस आपके VLAN 1 को बिलोंग करता है। VLAN 1 के लिए आपकी SVI क्रिएटेड है, उस SVI पे आपका IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है। इस स्विच पैकेट आया, स्विच ने रिसीव किया, रिसीव करके डिकैप्सुलेट किया, डिकैप्सुलेट करके डेस्टिनेशन IP चेक किया, और डेस्टिनेशन IP के बेसिस पे पैकेट को एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे पास कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे राउटिंग भी इनेबल करा रखी है। तो these SVIs जो हमने कॉन्फ़िगर करी, they also can act as the default gateway for these users. इन यूजर्स के लिए वो आपके डिफॉल्ट गेटवे का भी काम कर सकती है। These SVIs can act as the default gateway for the users. यूजर्स के लिए डिफॉल्ट गेटवे का काम भी आपकी SVIs कर सकती है। जब इंटरलैंड राउटिंग वगैरह कराते हैं, तो इंटरलैंड राउटिंग करवाते वक्त इन्हीं SVIs को हम एज अ डिफॉल्ट गेटवे भी कॉन्फ़िगर करते हैं। पैकेट आपके स्विच तक आता है, स्विच के अंदर ही अंदर राउट हो जाता है, क्योंकि एक L3 स्विच में आपके लेयर 2 स्विचिंग और लेयर 3 राउटिंग दोनों के हार्डवेयर अवेलेबल होते हैं, जैसा हमने अभी डिस्कशन किया। तो ये इंटरलैंड राउटिंग के केस में आपको SVI वगैरह देखने को मिलेगी। ये ओवरऑल आपका ऑपरेशन था। ये आपके 2-3 तरह के जो आपके इंटरफेसेस हैं, वो इंटरफेसेस आपको आपके स्विच पे देखने को मिलते हैं। दिस इज डन। आगे हम बात करेंगे सब CDP, LDP सब आगे देखेंगे, बट ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था कि आपके स्विचेस क्या होते हैं, बिफोर स्विचेस हम क्या यूज करते थे, व्हाट इज दिस ब्रिज, हब, क्या चैलेंजेस थे आपके, ठीक है, थोड़ा उनका डिस्कशन किया हमने। L2 L3 स्विचेस का थोड़ा हमने बात करी, उसके बाद हमने तरह तरह के जो इंटरफेसेस होते हैं उनका हमने बेसिक डिस्कशन। इसको अब हम आगे यहीं से थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे कि व्हाट इज दिस CDP और LDP प्रोटोकॉल्स क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे, और फिर बात करेंगे अपने डिजाइन की। ये कल हो जाएगा, कल ये बेसिक बेसिक डिजाइन वगैरह वाला पार्ट, L2 L3 वाला, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो डिजाइन तक का हम एटलीस्ट कल डिस्कशन कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए तो बेसिक इंट्रोडक्शन ही था, आप थोड़ा इसको गो थ्रू करो, कुछ आपके इसमें क्वेरीज वगैरह आएंगी तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछो, पहले कुछ डाउट्स हैं आप पूछो। सर इथरनेट टेक्नोलॉजी भी करेंगे क्या डिस्कस? इथरनेट की टेक्नोलॉजी इथरनेट ही चल रही है, मतलब स्पेसिफिकली क्या एग्जैक्टली? इथरनेट बोले तो केबलिंग पार्ट नहीं, वो आपके सीखने का पार्ट है, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर कंटेंट। वो जस्ट पेयर केबल्स एंड एवरीथिंग, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह, वो आपको सीखने में स्पेसिफिकली। सर लैब का कैसे करेंगे? लैब अपनी लैपटॉप पे करेंगे या आपके यहाँ से भी प्रोवाइड हो सकता है? बेटर तो यही रहेगा कि अगर आपके पास होम एनवायरनमेंट में अगर आप ENG इंस्टॉल कर सकते हो तो वो आप यूज करो, क्योंकि वो इजीली आप मैनेज कर पाओगे, शायद कुछ इशू नहीं आएगा। और इमेज इमेज मिलेंगी और मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि आप एक बार जो लैब एडमिन है आप उनसे आप डिस्कस करो, ठीक है, वो आपको जो है लैब एक्सेस लेके, वो आपके मतलब लैपटॉप डेस्कटॉप का एक्सेस लेके उस पर इंस्टॉल कर देंगे, जो भी इमेज वगैरह करनी होगी। थोड़ा मिस हो गया था, किन किन से डिस्कस करना है सर? जो भी आपके अकाउंट हैंडलर है, ठीक है, आप उनसे एक बार बात करो, ठीक है, वो आपको लैब एडमिन से कनेक्ट कर देंगे। लैब एडमिन आपको जो है आपके लैपटॉप पे अगर ENG वगैरह नहीं है तो उसको वो इंस्टॉल करके आपको दे देंगे। सो ये जो सिलेबस आपने बताए थे, इसमें से हम लोग 45-50% एनकोर कवर कर रहे हैं, नॉट 100%, राइट? तो अब जब ये जर्नी CCI कंप्लीट हो जाएगी पूरी, सो एट दैट टाइम ये पूरा कंप्लीट सब कुछ एनकोर में कवर हो जाएगा, या ये इतना ही रहने वाला है? नहीं, स्विचिंग का जो पार्ट रहेगा वो आपका, हम प्रेफरेबली पहले स्विचिंग का पार्ट जो अपना है वो कवर करेंगे। स्विचिंग का पार्ट एक बार कंप्लीट होने के बाद हमारा जो राउटिंग का पार्ट है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद जो आपके एडिशनल छोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो सारे कवर होंगे, वो सारा पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो आपके कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको रिकॉर्डेड सेशंस में प्रोवाइड किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल वायरलेस, वायरलेस के आपके 2-4 चैप्टर्स हैं, उनका उनका ऐसा सच एज क्लासरूम ट्रेनिंग टाइप नहीं है, उसका ऑनलाइन, उसका रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है। सेम गोज फॉर अगर हम बात करें ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग जैसे, तो ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग आपके सच एज कुछ लाइव क्लासेस हम मतलब हम कवर नहीं करेंगे,
आपको स्पेसिफिकली अगर रिक्वायर्ड है तो वो जो डेमनेट वाला सर्टिफिकेशन है आप उसको एक बार इनसे बात कर लेना, ठीक है, उसका आपको एक्सेस वगैरह दे देंगे। वो क्लासरूम ट्रेनिंग का पार्ट आपके पास कंसिडर, क्लासरूम ट्रेनिंग का पार्ट तो आपका नहीं रहेगा। तो सर सीसीआई के लिए वो रिक्वायर्ड भी नहीं है सर्टिफिकेशन के लिए, राइट? सीसीआई लैब एग्जाम के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो वायरलेस का पार्ट है फॉर एग्जांपल वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो सीसीआई एंटरप्राइज वायरलेस के अंदर में आता है। लेकिन जो ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो हल्का फुल्का रिक्वायर्ड है। तो कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे काम की हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली जो स्क्रिप्टिंग वगैरह का पार्ट है वो हम डिस्कस नहीं करते उसके लिए, क्योंकि रिक्वायर्ड डेडिकेटेड। भी नहीं है? सॉरी, वो लैब एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है? नहीं, लैब रिक्वायर्ड है। लैब एग्जाम में रिक्वायर्ड वो है। स्क्रिप्टिंग का पार्ट आपको लगेगा, लेकिन उसका अप्रोच फिर हम थोड़ा दूसरा रखते हैं।